हेलो एवरीवन, दिस साइड साक्षी। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे आप सब। आज आपका रीट का पेपर रहेगा 2015 का सॉल्यूशन। आई होप आप सब ने देख लिया होगा। 2011 के मैंने दोनों लेवल सॉल्व करा दिए हैं, वन लेवल भी लेवल टू भी। 2012 के भी हमने दोनों लेवल सॉल्व किए हैं, लेवल वन भी लेवल टू भी। आज आपका 2015 का रहेगा लेवल वन, इसके बाद करेंगे लेवल टू, ठीक है। और आखिरी बार 2017 में रीट हुआ था, 11, 12, 15, 17। अभी तक रीट का एग्जाम टोटल 4 बार ही कंडक्ट हुआ है, 11 में, 12 में, 15 में और 17 में, और अब होगा 2021 में। सो स्टार्ट करते हैं लेवल वन के क्वेश्चन को। सारा सिस्टम आपको पता है कैसा है, फिर भी एक बार जल्दी से बताती हूँ। जैसे केबीसी में करते हैं ना, गेम स्टार्ट होने से पहले वो सारे कहानी दोबारा बताते हैं, ये लेवल इतने पड़ाव है। इस टाइप से मैं भी आपको पेपर स्टार्ट होने से पहले ही बताती हूँ। 30 मार्क्स की सीडीपी आनी है। फर्स्ट लैंग्वेज आप हिंदी चूज करें तो बेटर है, 30 मार्क्स की। सेकंड लैंग्वेज आप इंग्लिश चूज करें तो बेटर है, फिर अगेन 30 मार्क्स की। फिर आपका यहाँ पे मैथ्स और ईवीएस सेक्शन 30-30 का आता है। लेवल टू में बस यहाँ चेंज हो जाता है, मैथ्स एंड साइंस मार्क्स 30-30 मार्क्स के। 60 मार्क्स का ये सेक्शन आता है। बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। सीडीपी का पहला क्वेश्चन आपका आपकी स्क्रीन पे ये रहा। क्या कहता है? डैश। मैं थोड़ा सा स्क्रीन को बड़ा कर देती हूँ और कैमरे को हाइड कर देती हूँ, है ना, जिससे कि आपको पूरी स्क्रीन पे क्वेश्चंस विजिबल हो। सो मिलते हैं सीडीपी सेक्शन के बाद। आई होप अच्छे अच्छे से जवाब देंगे, 30 के 30 क्वेश्चन सही होंगे, यही आपसे आशा करती हूँ। बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन आप सबके सामने स्क्रीन पे ये रहा, थोड़ा बड़ा भी कर देती हूँ। और आज एक चीज है कि थोड़ी सी आपको ब्लरनेस दिखेगी, ठीक है। ब्लरनेस पेपर में ही है, ये प्रीवियस पेपर जो है 2015 का लेवल वन का मुझे नहीं अवेलेबल हो पाया था अच्छे से तो जैसा हो पाया आपके आगे है। पहला क्वेश्चन आप सबके सामने, लेकिन इतना है कि आप पढ़ पा रहे हैं, बाकी मैं वैसे भी बोल बोल के आपके आगे ही क्वेश्चंस रीड करूंगी, देन आपको समझ आ जाएगा कि मैंने क्या बोला है। ध्यान से सुन लीजिए बस। आप ईयरफोन लगा सकते हैं जिसमें आपको मेरी वॉइस प्रॉपर क्लियर आ जाएगी, ठीक है। विजिबिलिटी में थोड़ी दिक्कत है, जिसमें मुझे भी आईज में थोड़ा दिक्कत आ सकती है पढ़ते पढ़ते, है ना। डैश रिजल्ट्स फ्रॉम द डिफरेंसेस इन द स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन ऑफ द ब्रेन। कह रहा है मस्तिष्क की संरचना तथा कृत्यों में विभेद का परिणाम क्या हो सकता है? टेंशन हो सकती है, डिसलेक्सिया हो सकता है, बैकवर्ड डिसलेक्सिया, भाई सब आप सबको पता है। लर्निंग जो आपका ये डिसलेक्सिया है, ये किसमें, फंक्शन ऑफ ब्रेन में, और जो उसका स्ट्रक्चर है उसमें डिफरेंसेस क्रिएट कर सकता है, ठीक है। डिसलेक्सिया रिजल्ट फ्रॉम द डिफरेंस इन द स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन ऑफ द ब्रेन। आवर करेक्ट आंसर इज सी। एक नंबर मिल जाएगा जो सी लगा के आएगा। एन इंडिविजुअल हुज मेंटल क्वेश्चन इज दिस। 70 से कम, 70 से ज्यादा, 80 से 100 के बीच, या कोई भी नहीं। इज नॉर्मली स्पोकन ऑफ एज द मेंटली रिटार्डेड। मेंटली बच्चे किसको, मेंटली रिटार्डेड कोई बच्चा है तो उसकी जो मेंटल क्वेश्चन होगा तो वो कितना होना चाहिए? वो 70 से भी कम होना चाहिए। कितना होना चाहिए? बिलो 70। डैश चिल्ड्रन हैव एबिलिटी टू ऑब्जर्व एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट। ऐसे कौन से बच्चे हैं जिनके अंदर क्षमता है, कौन सी क्षमता है, कौन सी योग्यता है कि वो एब्जॉर्व कर लें, चीजों को ग्रहण कर लें। कौन सी को? एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट। अमूर्त मूर्तमान प्रत्ययों को ग्रहण करने की योग्यता कौन से बच्चे में होती है? नॉर्मल सी बात है, बैकवर्ड और मेंटल रिटार्डेड बच्चे में तो नहीं होगी, नन ऑफ दिस वैसे नहीं है। तो हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर बनेगा बी। फोर्थ क्वेश्चन कहता है इनडायरेक्ट मेथड्स ऑफ टेंशन रिडक्शन। इनडायरेक्ट मींस घूम घुमा के कोई तरीका जिसमें टेंशन रिड्यूस हो जाए, और ऑफन नॉन एज, उसको हम क्या बोलेंगे? प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, डिफेंस मैकेनिज्म, सब्जेक्टिव टेक्निक, या नन ऑफ दिस, विच इज नन अदर देन डिफेंस मैकेनिज्म। तो डिफेंस मैकेनिज्म ही ऐसे इनडायरेक्ट तनाव को कम करने के अप्रत्यक्ष ढंग कहलाते हैं। डिफेंस मैकेनिज्म रक्षात्मक यंत्रिकता यंत्रिकता। कौन सा नहीं है? क्या नहीं है? प्रॉब्लम हो तो सोशली डिप्राइव्ड। डिप्राइव्ड होता है अलग हो जाना, लाइक समाज से वंचित हो रहे हैं। अगर आप सोशली समाज से वंचित हो रहे हो, यहाँ देखो हिंदी में भी लिखा होगा कौन सी सामाजिक रूप से वंचित की समस्या नहीं है। सामाजिक रूप से वंचित की जो प्रॉब्लम है वो कौन सी नहीं है? लैक ऑफ मोटिवेशन फॉर लर्निंग, नो अपॉर्चुनिटीज टू डेवलप क्रिएटिविटी, कि कोई सृजनशीलता को पोषित होने के अवसर नहीं मिलना, हेल्थी कंडीशंस ऑफ देयर लिविंग, हाँ ये हो सकता है। तो यही हो सकता है। फोर्थ क्या है? फेसिंग डिस्क्रिमिनेटरी बिहेवियर इन द स्कूल, तो डी भी नहीं। तो कौन सी सोशली डिप्राइव्ड की समस्या नहीं है? हेल्थी कंडीशन ऑफ देयर लिविंग, रहने के लिए स्वस्थ परिवेश, तो उसकी सोशली डिप्राइव्ड की प्रॉब्लम नहीं है ना ये। इन टीचिंग प्रोसेस स्टूडेंट, ये वाला क्वेश्चन आपने चर वाला आपने
अपनी नोटबुक्स में लिख रखा है, जहाँ हमने टॉपिक किया था ये वाला वेरिएबल्स वाला। वेरिएबल्स को हिंदी में चर बोलते हैं। टीचिंग प्रोसेस में बच्चा क्या है, वहाँ बताया था मैंने आपको, बच्चा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, और सॉरी डिपेंडेंट। बच्चा यहाँ पे आश्रित चर है, बच्चा यहाँ पे आश्रित चर है। इवैल्यूएशन जब हम करते हैं, इवैल्यूएशन फॉर्मेटिव की इवैल्यूएशन होती है, एससीसीई की भी होती है। उसने पूछा कौन सी एक टाइप नहीं है इवैल्यूएशन की। देखो फॉर्मेटिव और समेटिव की तो इवैल्यूएशन होती है, कॉन्टिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन की भी होती है, नॉर्म्स की नहीं होती। नॉर्म्स के दो वो होते हैं आगे फर्दर क्राइटेरियन नॉर्म्स, दो टाइप्स होते हैं आगे नॉर्म्स के, तो नॉर्म्स नहीं होती फिलहाल के लिए। एनसीएफ 2005 किस पे जोर देता है? क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर रखें अपना फटाफट। एनसीएफ 2005 ऐसा कोई भी प्रीवियस ईयर पेपर नहीं है जिसमें एनसीएफ 2005 का क्वेश्चन ना आता हो। और सीटेट का तो बिल्कुल भी ऐसा एक भी पेपर अगर आप मुझे दिखा दोगे जिसमें एनसीएफ 2005 का क्वेश्चन नहीं होगा, आपको 500 रुपीज का कैश प्राइज मिलेगा। जो मुझे सीटेट के प्रीवियस ईयर पेपर में 2011 से स्टार्ट हुए थे सीटेट, और 2021 में अभी जो लेटेस्ट पेपर हुआ है, ऐसा एक भी पेपर दिखा देना जहां एनसीआर 2005 से क्वेश्चन ना हो। और दिखा दिया ऐसा कोई पेपर, लेवल 1 भी लेवल 2 भी छूट दिया आपको। सारे लेवल 1 सारे लेवल 2 ढूंढ लेना, ऐसा एक भी पेपर नहीं मिलेगा आपको जिसमें एनसीआर 2005 का क्वेश्चन ना हो। किस पे जोर देता है एनसीआर 2005? रॉट लर्निंग पे तो देगा नहीं, तो ये गया ऑल अबाउट सॉल्विंग द प्रॉब्लम, लर्निंग बेटर। एनसीआर 2005 कहता है बच्चा करके सीखे, करके सीखने पर बल देता है। कौन सा नहीं है पार्ट ऑफ द ट्रायंगल ऑफ इवैल्यूएशन? इवैल्यूएशन इवैल्यूएशन होता है मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग नहीं है। ऑब्जेक्टिव एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स मींस शैक्षिक उद्देश्य, वो तो है ही, इवैल्यूएशन भी है। लर्निंग एक्सपीरियंस, टीचिंग एक्सपीरियंस यहाँ पे नहीं है। क्या आंसर आ जाएगा आपका नाइन्थ का हमारा सही आंसर आ जाएगा सी। 10th पे पढ़े तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ एक्शन रिसर्च? एक सेकेंड रुकना, ठीक है। अब आपको बताना है कौन सा सही नहीं है, कौन सा सही नहीं है, किसके बारे में? एक्शन रिसर्च टॉपिक कर लिया, अपनी नोटबुक्स में देखो कौन सी बात सही नहीं है। कंज्यूमर इज द रिसर्चर, सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम कैन बी अचीव्ड क्विकली, द सॉल्यूशन द प्रॉब्लम्स आर पुट इन प्रैक्टिस एंड नॉट इवॉल्व। इवैल्यूएट, इवैल्यूएट तो होती है भाई, उसका मूल्यांकन तो किया जाता है। तो ये कह रहा है कौन सा सही नहीं है, तो यहाँ पे हमारा सी सही नहीं है। आरटीई बोले तो जल्दी बताइए, आरटीई की फुल फॉर्म? आरटीई होता है राइट टू एजुकेशन एक्ट। राइट टू एजुकेशन एक्ट तो लिखा ही हुआ है, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, अगर आपने, तो इसीलिए मैं बोलती हूँ जितने भी अभी तक 11 के 2 पेपर सॉल्व करे हैं, 12 के, इन 4 लेवल को जो मैंने कराया उसमें ये क्वेश्चन आपका एज इट इज रिपीटेड है। इसलिए बोल रही हूँ सभी प्रीवियस ईयर पेपर को करके जाना बहुत जरूरी है, तभी आपकी बात बनेगी आने वाले पेपर में। कितने आवर्स होने चाहिए वर्किंग पर आवर्स? 45, 45 आवर्स। पहले भी ये क्वेश्चन आया था, पहले भी आपको आंसर बताया गया है। रीजनिंग, क्यूरियोसिटी, ऑब्जर्वेशन आर डेवलप्ड एट द एज। कौन सी अवस्था है, कौन सी एज है जिसमें बच्चे की तर्क, जिज्ञासा, निरीक्षण, ये चीजें डेवलप हो जाती हैं? कौन सी आयु में? तो ये है बच्चे की 11 साल। 11 साल और 11 साल की अबव जो आयु होती है, 11 एंड अबव, उसमें बच्चे की जिज्ञासा, ऑब्जर्वेशन, रीजनिंग, ये सारी चीजें, शक्तियां जो है डेवलप हो जाती है, निरीक्षण शक्ति। फिजिकल डेवलपमेंट का एरिया नर्वस सिस्टम हो सकता है, एंडोक्राइन ग्लैंड भी हो सकता है, ग्रोथ ऑफ मसल्स भी हो सकता है। तो शारीरिक विकास का क्षेत्र तो फिर सारे ही हो गए। पेपर बहुत आसान आता है, कोई भी दिक्कत नहीं आती पेपर में, बस शिद्दत आपकी होनी चाहिए पढ़ने की। सो जो भी कैंडिडेट इस वीडियो को सुन रहे हैं और रीट की तैयारी कर रहे हैं, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। एप्लीकेशन का नाम है लर्न एंड ग्रो एवरीडे, और आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, नहीं तो आपकी स्क्रीन पे मोबाइल नंबर चल रहा होगा, आप इस पे भी, हाँ चल रहा है ना, तो ये नीचे एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं, और यहाँ पे मोबाइल नंबर भी दिया जा रहा है। इस मोबाइल नंबर पे भी चाहे आप कांटेक्ट कर सकते हैं कि इस रीड के बैच की कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन लेनी हो आप ले सकते हैं। रीड के बैच में जितना जल्दी से जल्दी जुड़ेंगे उतना आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा। यहाँ पे यूट्यूब पे मैं आपको सारे प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करा रही हूँ, लेकिन इन प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करने से आपका आने वाला 2021 वाला एग्जाम क्रैक नहीं होगा।
जब तक आप चीज़ों को डिटेल में नहीं पढ़ लेते खुद से, वीडियोज़ को नहीं सुन लेते, सारे कंसेप्ट को नहीं बिल्ड कर लेते, तब तक आप रीट के बैच में अच्छे से जब तक आप रीट के एग्ज़ाम में अच्छे से नहीं बैठ पाएँगे, जब तक आप अच्छे से एक तैयारी नहीं करेंगे। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये एक स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट किसने कही है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, केवीएस में आता है ये क्वेश्चन। एनवायरनमेंट इज एन एक्सटर्नल फोर्स विच इन्फ्लुएंसेस। वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। ये बात किसने कही है? रॉस, नन ऑफ दीज, एनास्टेसी वुडवर्थ। तो किसने कही है ये बात? रॉस ने कही है। ROSS 14th का बी आंसर करेक्ट है। 15th है द थ्योरी ऑफ द ट्रांसफर ऑफ लर्निंग बाय थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक का सिद्धांत आप सबने पढ़ा है। उस थॉर्नडाइक के सिद्धांत में अधिगम अंतरण का थॉर्नडाइक सिद्धांत कहा जाता है। सिमिलैरिटी प्रिंसिपल, आइडेंटिकल एलिमेंट्स, थ्योरी ऑफ थ्योरी ऑफ आइडेंटिकल एलिमेंट्स, अनुरूप तत्वों का सिद्धांत। कौन सा लॉ ऑफ हेरिडिटी नहीं है? सिमिलैरिटी है, रिग्रेशन प्रत्यागमन भी है, वेरिएशन। कौन सा हेरिडिटी का लॉ नहीं है? तो कौन सा करेक्ट आंसर आएगा आपका? डी। ऐसी कौन सी अवस्था है, ऐसी कौन सी स्टेज है, ऐसी कौन सी एज है, 3 से 4, 8, 9, 6, 7, नन ऑफ दीज, जिसमें विजुअल और ऑडिटोरी देखने की और सुनने की क्षमता जो बच्चे की सेंसेस हैं अच्छे से डेवलप हो जाती है। इज ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाती है। लगभग ऑलमोस्ट मीन्स लगभग पूरी हो चुकी होती है। कौन सी अवस्था होगी वो अवस्था है बच्चे की 8 से 9 साल, 8 अथवा 9 वर्ष। सी आंसर करेक्ट है। ऐसी कौन सी स्टेज है? देखो अभी एक स्टेज का टॉपिक अगर एग्जामिनर ने पूछना शुरू कर दिया ना, 3-4 क्वेश्चन आपने स्टेज के देख लिए, दे देता है। इसका दिमाग ज्यादा नहीं होता एग्जामिनर में। पेपर जो बनाते हैं इनका माइंड सेट इतना अच्छे से नहीं होता, बस फिर भी आपके नंबर नहीं आते। एक टॉपिक उठाया, उसी से 2-3 क्वेश्चन, 3-4 क्वेश्चन दे रहे हैं। बच्चे को आते हैं तो मजे ही नहीं आगे टॉपिक। एक बार टॉपिक सीख लिए तो फिर उसके बाद कहीं दिक्कत नहीं आएगी आप सबको। इन दिस स्टेज द चिल्ड्रन डेवलप। ये कौन सी स्टेज है जिसमें बच्चे ग्रेट लव ऑफ एक्सप्लोरिंग, एक्सप्लोर होता है कोई नई चीजें खोज करना, निर्माण करना किसी चीज का, एंड वेंडरिंग घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है। कौन सी स्टेज है? तो इन्फेंसी तो होगी नहीं, एडोलोसेंस भी नहीं है, लेटर चाइल्डहुड। जब उत्तर बाल्यावस्था आती है तो बच्चे के अंदर कोई कोई चीज नई खोजने की और बहुत ज्यादा घूमने फिरने की प्रवृत्तियां डेवलप होती हैं। कौन सा एग्जाम्पल है एक्वायर्ड मोटिव का? देखो रिवार्ड तो है ही, इंटरेस्ट भी है। तो ये इसका ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें बी और सी जिसने लगाया था दोनों को ही नंबर दिए गए थे। अगला है मोटिवेशन। मोटिवेशन इज करेक्टराइज्ड बाय कॉग्निटिव अराउजल, अफेक्टिव अराउजल। अराउजल होता है जागृति, भावनात्मक जागृति द्वारा, ज्ञानात्मक जागृति द्वारा, या दोनों, या कोई भी नहीं। तो मोटिवेशन इज करेक्टराइज्ड बाय आपका अफेक्टिव अराउजल। कौन सा करेक्ट आंसर है? अफेक्टिव अराउजल। कौन सा करेक्ट आंसर है? अफेक्टिव अराउजल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 21। थिंकिंग इज मेंटल एक्टिविटी इन द डैश एस्पेक्ट। ये कौन से एस्पेक्ट में? कॉग्निटिव, साइकोमोटर, अफेक्टिव, या नन ऑफ दीज। थिंकिंग जो है मेंटल एक्टिविटी है ज्ञानात्मक पहलू से। कौन से पहलू से? कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स। अंडर सिग्नल लर्निंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज लर्न। सिग्नल लर्निंग कौन सी होती है? संकेत अधिगम में क्या सीखा जाता है? के अंतर्गत सीखा जाता है ट्रेडिशनल एकोमोडेशन, साइकोलॉजी, एनवायरमेंट, या साइकोफिजिकल। तो कौन सा होगा आपका? ट्रेडिशनल एकोमोडेशन। एकोमोडेशन होता है आप मतलब कोई चीज मॉडिफाई करके कुछ नया सीख रहे हैं। तो सिग्नल लर्निंग का मतलब संकेत अधिगम के अंतर्गत आप क्या सीखते हैं? पारंपरिक अनुकूलन। 23 है इंडिविजुअल डिफरेंसेस आप सब में पाए जाते हैं। आप मेरे से डिफरेंट हैं, आपके फ्रेंड आपसे डिफरेंट है, आपके बच्चे, आपके हस्बैंड वाइफ जो भी हैं आपके, कोई भी और तो और दो ट्विंस भी सिमिलर नहीं होते। ये 2012 का जब मैं लेवल 1 करा रही थी तब भी ये क्वेश्चन आया था, और अब फिर से लेवल 2 में भी आया है। 2012 के लेवल 2 में भी ये क्वेश्चन आया था, 2012 के लेवल 1 में भी, लेवल 2 में भी। मतलब हर इंडिविजुअल डिफरेंसेस का भी एक भी टेस्ट, एक भी पेपर ऐसा नहीं होता जहाँ क्वेश्चन ना आए। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हो तो ट्विन्स भी आपस में डिफरेंट होते हैं। ठीक है, ये बताई थी मैं यहाँ पे।
तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस किस में पाए जाते हैं? इंटेलिजेंस लेवल, मोटर एबिलिटीज, एटीट्यूड, ऑल ऑफ द अबव हो गया ना, फिर तो सभी में पाए जाते हैं। व्हाट इज एसेंशियल टू स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग? थिंकिंग होता है सोचना, चिंतन करने के लिए सबसे ज्यादा क्या जरूरी है? पास्ट एक्सपीरियंस होना जरूरी है, रीजनिंग, लैंग्वेज या प्रॉब्लम? अरे भैया कोई समस्या होगी ना, चिंतन तो अपने आप ही आ जाएगा। एक बार अपने दिमाग में समस्या ला के तो देखिए, चिंतन इतना आ जाएगा, इतना आ जाएगा, समझ से बाहर। आगे है आईक्यू। ये क्वेश्चन मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट है, हर पेपर में आता है, चाहे वो आपका स्टेट हो, चाहे वो आपका डी प्लस बी हो, चाहे वो आपका केवीएस हो, चाहे वो आपका एनवीएस हो, चाहे वो आपका रीट हो, चाहे वो आपका यूपी टेट हो, चाहे वो आपका ये यूपी जूनियर वाली वैकेंसी है, चाहे ये आपका आर्मी पब्लिक स्कूल है, चाहे ये आपका आरओई का एग्जाम है, कोई भी एग्जाम है, ये वाला क्वेश्चन हर बार आ जाता है। आईक्यू वाज डेवलप्ड बाय, और गलती करते हो बीने और टर्मन में। जल्दी बताओ, बी नहीं आएगा, टर्मन आएगा। 25 का आंसर है हमारा टर्मन। आईक्यू वाज डेवलप्ड बाय टर्मन। द डिस्क्रिप्शन ऑफ द पर्सनैलिटी, पर्सनैलिटी का टॉपिक सबने कर रखा है। बेस्ड ऑन द एक्सटर्नल अपीयरेंस स्टार्ट, डीप व्यू, सरफेस व्यू, नॉर्मेटिव व्यू, ऑब्जर्वेशनल व्यू? व्हाट इज योर करेक्ट आंसर? योर करेक्ट आंसर इज सरफेस व्यू। 27 है, कौन सा बैकवर्डनेस, बैकवर्डनेस क्या होता है पहले तो पता होना चाहिए, पिछड़ापन। ठीक है, पिछड़ापन। कौन सा कारण नहीं है पिछड़ेपन का? लैक ऑफ नेटिव इंटेलिजेंस तो है, फिजिकल डिफेक्ट, स्पेसिफिक बैकवर्डनेस तो इसी में ही आ गया, हेल्थी एनवायरनमेंट, तो स्वस्थ वातावरण तो बैकवर्डनेस का कारण नहीं है। 28 की बात करें तो द फर्स्ट टाइपोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, पर्सनैलिटी की कुछ टाइप्स हैं, उसमें भी एक शेल्डन टाइप भी होती है, कैटल नहीं है पर्सनैलिटी का। तो पर्सनैलिटी की जो क्लासिफिकेशन है उसमें फर्स्ट टाइपोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वाज और पर्सनैलिटी वाज प्रेजेंटेड बाय मन, हाइपोक्रेट्स, कैटल। तो कौन सा आंसर करेक्ट है? हिपोक्रेट्स। अब ये वाला टॉपिक आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जीएस फैक्टर, एस्टेट में हर बार आता है इससे क्वेश्चन। जीएस फैक्टर थ्योरी जो है, जीएस फैक्टर थ्योरी, ये कौन सी थ्योरी है जिसको हम टू फैक्टर थ्योरी भी बोलते हैं? वाज propounded बाय आपका स्पीयरमैन। ठीक है, इसको स्पाइडरमैन से याद कराया था ना मैंने। तो जीएस फैक्टर थ्योरी किसकी वो प्रतिपादन किया था? किसने सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? स्पीयरमैन ने। किसने किया था? बी आंसर। आखिरी क्वेश्चन है, देखो 30 में से अगर आपने शिद्दत से सारी वीडियोस जो मैंने एप्लीकेशन पे डाल रखी हैं, वो सारी अगर सुन रखी हैं और अच्छे से प्रैक्टिस कर रखी है क्वेश्चन की, 30 में से 30 आपके रीड के, मैं सीडीपी सेक्शन के अंदर आपकी गारंटी ले सकती हूँ। अगर अच्छे से वीडियोस देखोगे ना और प्रॉपर नोट्स बनाओगे और चीज़ों को समझोगे, तो रीड के सीडीपी में 30 में से 30 ले सकते हो। बहुत सारे कैंडिडेट्स के सीटेट वाले जो मेरे पास बच्चे जुड़े थे, उनके सीटेट में सीडीपी सेक्शन में 30 में से 30 आए हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं। तो रीट भी कोई मुश्किल नहीं है, सीडीपी निकालना रीट का। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस हैं बहुत सिंपल। 30 में से 30, हाँ ज़्यादा से ज़्यादा एक आधा कट जाएगा, 28 29 आ जाएंगे, क्योंकि कई बार स्टेटमेंट आ जाती है और स्टेटमेंट आपको पता नहीं होता कि ये लाइन किसने दी, ये लाइन किसने दी। हाँ, कोई लाइन ऐसी आ गई तो पुराने पेपर वाली ही उठ के तो वैसे ही मौज हो जाएगी, क्योंकि मैं सारी पढ़ाई थी, मैं पूरे पूरे पेपर। आखिरी क्वेश्चन को फटाफट से जवाब दो। विच ऑफ द मोटिव्स इज रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर इन चिल्ड्रन फॉर प्रोग्रेसिव फैमिलीज? प्रोग्रेसिव फैमिलीज होती है जो जो प्रगतिशील परिवार है, उसमें बच्चों के में अपेक्षाकृत कौन सा प्रेरक अधिक बल होता है, प्रबल होता है? उसकी क्यूरियोसिटी, उसका एग्रेशन, एग्रेशन तो होगा नहीं, क्यूरियोसिटी देख लो, एफिलेशन या अचीवमेंट, उसके संबंध भी नहीं होंगे, जिज्ञासा या उपलब्धि। तो सबसे ज्यादा बात करें तो फिर जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी से ज्यादा भी उपलब्धि आएगी। ठीक है, बढ़ते हैं हिंदी सेक्शन की ओर। हिंदी सेक्शन का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। फर्स्ट क्वेश्चन है, लिखित अभिव्यक्ति का साधन नहीं है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है आपका, लिखित अभिव्यक्ति का साधन जो नहीं है वो आपको बताना है। पत्र लेखन, तो देखो नाम से ही पता चल रहा है लेखन। एक सेकंड रुकना, मार्क कर ले लेती हूँ। पत्र लेखन नाम से पता चल रहा है रिटर्न है। निबंध लेखन, नाट्य लेखन, वाद विवाद जो है ये आपका लिखित अभिव्यक्ति का साधन नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालकों को लिखना सिखाने से पहले, अब बच्चों को आपको
लिखना सिखाना, तो उससे पहले क्या आवश्यक है? अक्षर सिखाओगे, धाराएँ खड़ी सिखाना, लेखन संबंधी जिज्ञासा उत्पन्न करना, बिल्कुल। सी है आपका, अगर आपने लेखन संबंधी जिज्ञासा उत्पन्न कर दी, तो रिटर्न तो वो अपने आप कर लेगा और उनको क्रियाशील बनाना, तो सी हमारा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। प्रिंट मीडिया से सम्मिलित नहीं किया जा सकता, में सम्मिलित नहीं किया जा सकता, पत्रिकाएँ तो होती हैं प्रिंट मीडिया में, विद्यालय पत्रिकाएँ तो वही एक ही बात होगी, पत्रिका कोई भी हो नॉर्मल या विद्यालय की, समाचार पत्र भी होता है, पाठ्य पुस्तक नहीं होता, तो नहीं बताना था पाठ्य पुस्तक। साइट क्या है? टीवी चैनल, उपग्रह अनुदेशात्मक दूरदर्शन प्रयोग, ए बी दोनों कोई नहीं। तो ये बी है, उपग्रह अनुदेशात्मक दूरदर्शन प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े तो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की उपयोगिता का प्रमुख कारण क्या हो सकता है? रटाई से मुक्ति, नो। पाठ्यक्रम व्यापक, विद्यालयों का हित, विद्यार्थियों का हित या निष्पक्ष मूल्यांकन। तो कौन सा आंसर आ जाएगा? निष्पक्ष मूल्यांकन। विचारों की अभिव्यक्ति, विचार होते हैं हमारे थॉट्स, उसकी अच्छी अभिव्यक्ति किस प्रकार के प्रश्नों में हो सकती है? अतिल गुत्रात्मक, लघुत्रात्मक, निबंधात्मक, जो ये हो गया ना वस्तुनिष्ठ भी नहीं, निबंधात्मक मतलब जो ऐसे टाइप क्वेश्चंस होंगे उसमें जो विचार है, थॉट्स है हमारे, हम उसको अच्छे से अभिव्यक्त कर सकते हैं। किसने, ये एक लाइन है, किसने मूल्यांकन प्रक्रिया को त्रिमुखी बताकर, मूल्यांकन प्रक्रिया को त्रिमुखी बताकर त्रिकोण के रूप में प्रस्तुत किया था? इस टाइप से ये जो थ्योरी आपको कराई थी मैंने, आप अपने नोट्स देखिए, ब्लूम्स की टेक्सोनोमी थ्योरी थी, जिसमें टेक्सोनोमी थ्योरी जिसमें ये ऐसे ट्रायंगल बना के अंदर मैंने ऑब्जेक्टिव्स लिखवाए थे। सो कौन सा आंसर हो जाएगा हमारा? सी आंसर। ठीक है, नोट्स में सब कुछ है आपके, अच्छे से पढ़ोगे तो 30 में से 30 आपके सीडीपी में, और उसके बाद भी हिंदी में भी बहुत सारे क्वेश्चंस उसी सीडीपी से यूज होंगे। एक सीडीपी सेक्शन, वहाँ पे मैंने 100 प्लस वीडियो सीडीपी की डाल रखी हैं, तो 100 से ज़्यादा वीडियोस अगर आपने देख ली, इस सीडीपी के 30 नंबर, इंग्लिश में भी जो चाइल्ड डेवलपमेंट जो पेडागोजी आती है वो, हिंदी की पेडागोजी आती है वो, और मैथ्स में, साइंस में, मतलब पेडागोजी सेक्शन तो आपका इतना इम्प्रूव हो जाएगा वहाँ से, बहुत ज़्यादा। उपचारात्मक शिक्षण होता है रेमेडियल टीचिंग। अब रेमेडियल टीचिंग कब होगी? नॉर्मल सी बात है, जब कोई बच्चे को डायग्नोज करोगे, उसकी कोई समस्या है, उसको समझोगे, तो उसको रेमेडियल टीचिंग दोगे। अध्यापकों की कमियों का उपचार करता है, छात्रों के घायल होने पर उपचार कुछ भी नहीं। ये ऐसी छात्रों की कमजोरियों का निदान करता है और उसे दूर भी करता है ना, रेमेडियल टीचिंग उसको दूर करेगा ना, जो बच्चे की प्रॉब्लम है डायग्नोज की उसने। उच्चारण सुधारोगे अगर बच्चे का, कार्य किन कक्षाओं में करना चाहिए? माध्यमिक में, उच्च कक्षाओं में, प्रारंभिक में या उच्च माध्यमिक में? बच्चे का अगर उच्चारण सुधारना है, उच्चारण मीन्स प्रोनाउंसिएशन को सुधारना है, तो वो प्रारंभिक स्टार्टिंग की क्लासेस में ही सुधार दो, नहीं तो फिर वो गलत ही हो जाती है प्रोनाउंसिएशन। ठीक है, आगे है आपका पैराग्राफ। तो पैराग्राफ को मैं अवॉइड करूंगी क्योंकि पैराग्राफ आपका एज इट इज आना नहीं है। ठीक है, इसका आपको क्या कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लो और इसके क्वेश्चंस को बाद में सॉल्व कर लेना। ठीक है, 40 से 44 तक के जो क्वेश्चंस है, इस पैराग्राफ का ले लो स्क्रीनशॉट, आप आराम से बाद में पढ़ते रहना, क्योंकि हम जितना समय हो सके बचा लेंगे। ठीक है, इसके क्वेश्चंस का आंसर मैं आपको बताती हूँ कि जब आप बाद में आंसर्स देखें तो आपको आंसर्स पता हों। वह शब्द बताइए जिसमें संधि और प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है, तो इसका आंसर है आपका ये बी, द्वंद्व विशेषण। इनमें से कौन सा शब्द है जिसमें, इसमें ये वाला जो क्वेश्चन है समास और उपसर्ग दोनों का प्रयोग हुआ है, ये आपका इसमें सभी को ग्रेस मार्क्स मिली थी। ठीक है, एक सेकेंड ज्यादा ऊपर चला गया। इसके बाद है आपका वह तत्सम शब्द बताइए जिसके साथ, एक सेकेंड मैं देख लूँ वीडियो चल रही है ना सही से। वह तत्सम शब्द बताइए जिसके साथ उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है, तो वो है आपका 42 का विखंडित। ठीक है, कौन सा आंसर है? विखंडित। कर्म तत्पुरुष समास का उदाहरण इनमें से कौन सा है? कर्म तत्पुरुष का लोहवर्षक, ए आंसर हो जाएगा। लोमहर्षक। इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है? तत्सम बताना है। देखो इसमें स्वतंत्रता भी तत्सम है और इसमें श्रद्धा, दोनों ही तत्सम है। ए और बी जो भी लिख के आओगे आपका वो करेक्ट होगा। ठीक है, आगे फिर से ये क्या है, गद्यांश है 45 से 49 तक। इस गद्यांश को आप क्या करो, स्क्रीनशॉट ले लो और फिर इसके अंदर क्वेश्चंस करते हैं। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? शाम, कलेवा, शाम हो गई स्त्रीलिंग है, रात हो गई, आंखें भर आई। कलेवा जो है वो स्त्रीलिंग नहीं है। आगे बढ़े तो 46 कुसुम शाम को घर आई, कौन सा काल है? अब ये आपको जो काल वाला टॉपिक कराया था जब मैंने, तो भूतकाल के अंदर आगे टाइप्स होते हैं, आसन, भूतकाल, संदिग्ध, पूर्ण, सामान्य। तो ये कुसुम शाम को घर आई, ये सिंपल
आपका सिंपल पास्ट है, सामान्य भूत, ये आंसर आएगा। कारक चिन्ह के प्रयोग के बावजूद इनमें से कौन-सा शब्द बहुवचन नहीं बनता? कारक चिन्ह भी लगा लो, फिर भी बहुवचन नहीं बनता, वो है आपका घी। कौन-सा है? घी। इनमें से किस शब्द का लिंग नहीं बदलता? जैसे चाचा-चाची लिंग बदल गया, छात्र-छात्राएँ लिंग बदल गया, मामा-मामी। तो एक साइकिल जो है इसका लिंग नहीं बदलता। इनमें से कौन-सा शब्द सदैव बहुवचन, एक ऐसा शब्द बताओ जो हर समय सदैव ही बहुवचन रहेगा? तो वो है आपका ए दर्शन। ईश्वर तुम्हें सफलता प्रदान करे। अब आप ये वाक्य में क्या कर रहे हो? किसी के लिए इच्छा कर रहे हो। तो संकेत नहीं है ये, विधान नहीं है, विस्मय नहीं है। ईश्वर तुम्हें सफलता प्रदान करे, क्या है ये? इच्छावाचक। मेरा छोटा भाई, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर पेपर में आया है। 2011 के 2 करा लिए, 2012 के 2 करा लिए, अब 15 का चल रहा है आपका। तो हर आपके क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन आया है, विधेय और उद्देश्य। उद्देश्य होता है जहाँ पे स्टार्टिंग वाला सेंटेंस, जहाँ पे किसी का नाम आता है, वो वहाँ तक। तो यहाँ से मेरा भाई, मेरा छोटा भाई प्रशांत, ये क्या है? ये उद्देश्य है, लेकिन पूछा है विधेय, तो धार्मिक पुस्तकें अधिक पढ़ता है, विधेय है। लेकिन यहाँ धार्मिक पुस्तकें अधिक, यहाँ तक ही दे रखा है, तो बी में, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ये नहीं पढ़ता है लगाओगे, तो धार्मिक पुस्तकें अधिक, इससे आगे का जितना भी है सारा विधेय है। इसके बाद है संरचना के आधार पर किए गए, तो इसका क्या आंसर करेक्ट हो जाएगा? बी। 52 है, संरचना के आधार पर किए गए वाक्य के वर्गीकरण में कौन सा प्रकार नहीं है? नहीं बताना है। तो आपको पता है सरल वाक्य, ये इंग्लिश के अंदर टॉपिक सेंटेंस सबसे पहले कराया था, हिंदी के अंदर वाक्य सबसे पहले कराया था। उस वाक्य में बताया था सरल वाक्य होता है, मिश्र वाक्य होता है, संयुक्त वाक्य होता है, लेकिन ये आज्ञार्थक वाक्य तो कुछ नहीं होता। सुदामा के तंदुल का अर्थ क्या है? गरीबी में जीना, सामान्य किंतु, ये है सामान्य किंतु प्रेम पूर्वक भेंट। गरीबी में भी तंदुल का शौक, बढ़ चढ़कर बातें करना नहीं। खरी मजदूरी चोखा काम का अर्थ बताना है। लोग मजदूरी की परवाह करते हैं, काम की नहीं। पूरी मजदूरी देने पर अच्छा, हाँ ये हो गया, पूरी मजदूरी देने पर अच्छा काम होता है। खरी मजदूरी मतलब पूरा अगर पैसा दे दोगे तो चोखा काम भी अच्छा होगा, चोखा होगा। तो क्या आंसर है? पूरी मजदूरी देने पर अच्छा काम होता है। हिंदी भाषा शिक्षण की विधि बतानी है, अनुकरण भी है, इमिटेशन, भाषा प्रयोगशाला, आगमन निगमन, इंडक्टिव डिडक्टिव भी है, तो सारी ही है। गृह कार्य अगर आप बच्चों को देते हो तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? बच्चों को बिजी रखना, पढ़ाए गए पाठ को दोहराने के लिए अवसर देना, बिल्कुल जो आप क्लास में पढ़ा रहे हो आप उसे रिवाइज करने के लिए कहते हो। सुलेख की उपयोगिता नहीं, संबंधित पाठ में रुचि, तो कौन सा आंसर आएगा? बी आंसर। भाषा शिक्षण के उपागम में पाठ संसर्ग उपागम, रचना शिक्षण उपागम, दोनों में से कोई नहीं, दोनों तो नॉर्मल सी बात है ना, इसमें तो एक का मतलब ही नहीं है, दोनों उपागम हो गए ना। भाषा का शब्द भंडार, अब भाषा का शब्द भंडार मीन्स बच्चे को डिक्शनरी के बहुत सारे वर्ड्स लर्न कराने, उसकी वृद्धि करने का क्या उपाय है? शब्दकोश में उपयोग, हाँ हो सकता है, का उपयोग करो। छात्रों में स्वाध्याय की प्रवृत्ति, शिक्षण द्वारा अच्छे नए शब्दों का प्रयोग, तो उपयुक्त सभी हो गया फिर तो। आगमन विधि के रूपों की संख्या, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आगमन विधि के रूपों की संख्या होती है 2। शिक्षण कौशल होते हैं हमारे टीचिंग स्किल्स। शिक्षण कौशल क्या होते हैं? टीचिंग स्किल्स का उपयोग किसके लिए किया जाता है? अंदर क्लास के या क्लास के बाहर, या दोनों में ही? तो दोनों में ही आ जाएगा, तो नॉर्मल सा क्वेश्चन था, दोनों में ही किया जाता है। इंग्लिश सेक्शन पे आ गई हैं, ठीक है। 2 सेक्शन हमारे खत्म हो गए हैं कंप्लीट। आपका कंप्लीट 30 नंबर का सीडीपी, 30 नंबर का हिंदी हो गया है। इंग्लिश ऑनवर्ड्स, अब मैं पैराग्राफ वाला जो पार्ट है उसको ज़्यादा फोकस नहीं कर रही, ताकि हमारे 1 डेढ़ घंटे में पूरी वीडियो फिनिश हो जाए, और तभी हम आगे जल्दी-जल्दी बाकी के पेपर को सॉल्व कर पाएँगे। यूपी टीचर की जो वैकेंसी है उसके भी प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कराऊँगी यूट्यूब पे ही। और बस अभी तो फिलहाल इंग्लिश का सेक्शन करते हैं। अपने मार्क्स ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताया करो, और रीड का बैच आपका चल रहा है, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें, और आपको बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे भी बहुत कुछ नया देखने को मिलेगा। चलो बढ़ते हैं। हाँ, मैं ये बताई थी कि हिंदी में भी, एक सेकंड आपसे बातचीत ही कर लेते हैं 1 मिनट, ठीक है? मैं आपको ये बता रही थी कि, अरे बाबा क्या हो गया? हुँ, कि हिंदी में भी जो पैराग्राफ है, गद्यांश है, पद्यांश है, वो क्वेश्चंस को मैं स्किप कर रही हूँ, बिकॉज़ गद्यांश, पद्यांश कभी भी रिपीट नहीं होते, इसलिए करने का टाइम वेस्ट करने का नहीं है, इतना समय हमारे पास है, हम समय बर्बाद करें। ऐसे इंग्लिश में भी कॉम्प्रिहेंशन जो उसका पोएम वाला सेक्शन है, तो उनको स्किप करेंगे।
आंसर से बता दूंगी ताकि पैराग्राफ आप बाद में देख के उसके आंसर्स निकाल सको। जो क्वेश्चन नहीं समझ आएगा उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, आपकी वो प्रॉब्लम नेक्स्ट वाली वीडियो में ले ली जाएगी। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 61 पे। 61 कहता है विच ऑफ दिस इज नॉट ए कॉज ऑफ, कौन सा कारण नहीं है किसका, डिसऑर्डर का। देखो सीडीपी के जो मैं बोल रही हूँ 75 वीडियोस एक डल रही हूँ, 25 वीडियोस सीटेट वाले सारे पेपर सॉल्व करा रखे हैं। अगर 100+ वीडियो सीडीपी की हैं तो उसमें ये नहीं कि सिर्फ सीडीपी 30 मार्क्स की ही है वो, उसमें मैथ्स की पेडागोजी में भी बहुत चीजें हेल्पफुल रहेंगी, इंग्लिश की भी हिंदी में भी, जैसे हिंदी में भी अभी आपने देखा, अब वो इंग्लिश में भी बहुत हेल्पफुल रहेंगी। अब क्योंकि डिसऑर्डर्स हमने पढ़ रखे हैं, इसने कहा विच ऑफ दिस इज नॉट ए कॉज ऑफ डिसऑर्डर, कौन सा डिसऑर्डर का कारण नहीं है, सोशो इकोनॉमिक, इमोशनल, एनवायरमेंट, एजुकेशनल कॉज, एक्सेसिव यूज ऑफ टॉफी चॉकलेट। अरे बाबा ये वाला ही हो गया ना, एक्सेसिव यूज ऑफ, अगर हम एक्सेसिव यूज ऑफ टॉफी ज्यादा यूज करेंगे चॉकलेट फास्ट फूड का, तो ये डिसऑर्डर का कारण थोड़ी है। बी, पुअर मॉडल और रिप्रेशन एंड ओवर कंट्रोल बाय पेरेंट्स एंड टीचर्स। विच ऑफ दिस इज द गोल ऑफ कम्युनिकेटिव अप्रोच, कम्युनिकेटिव अप्रोच का गोल कौन सा है, अप्रोप्रिएटनेस, फ्लुएंसी, एक्सेप्टेबल लैंग्वेज, ये सारा नॉर्मल सी बात है ना, सारी चीजें पॉजिटिव है तो सारे पे आंसर लगा दो। इन प्रेजेंट ईरा इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग इज फेसिंग, अब प्रेजेंट ईरा मीन्स आज के टाइम पे इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग जो है फेसिंग, उसमें क्या दिक्कत आ रही है, तो क्या हो रहा है, ओवर एम्फेसाइज ऑन ग्रामर, लैक ऑफ लैंग्वेज लेबोरेटरी, बिल्कुल, टीचिंग थ्रू ट्रांसलेशन, ऑल ऑफ द अबव, तो सारी बातें ठीक बता रहा है, तो ऑल ऑफ द अबव। 64 है यूनिट टेस्ट इज एन एक्सप्रेशन, अब यूनिट टेस्ट होते हैं तो ये एक्सप्रेशन किसका है, ये किसकी इवैल्यूएशन होती है, नॉर्मेटिव, फॉर्मेटिव, अफेक्टिव, अफेक्टिव, ये अफेक्टिव है, ये इफेक्टिव है। 64 तो नॉर्मल सी बात है, नॉर्मेटिव तो कुछ होता नहीं, फॉर्मेटिव और समेटिव होते हैं, और जो यूनिट टेस्ट है वो आपका फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन है। ये आपका जब सीटेट के काफी सारे हमने पेपर सॉल्व किए थे उसमें बताया था कि फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, फॉर्मेटिव टेस्ट और समेटिव टेस्ट या समेटिव इवैल्यूएशन से क्वेश्चन हर बार आता है, हर बार, ठीक है। तो ये कैसा है, यूनिट टेस्ट इज एन एक्सप्रेशन ऑफ फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, तो नॉर्मेटिव तो कुछ होता नहीं, इफेक्टिव इफेक्टिव भी नहीं होगा। हाईली रिलायबल टेस्ट इज, बहुत ज्यादा हाईली रिलायबल टेस्ट कौन सा होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप, एसे टाइप, ट्रू फॉल्स या नन ऑफ दीज। तो जो ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होते हैं ना, ऑब्जेक्टिव टाइप, वो हाईली रिलायबल होते हैं, ठीक है। अब एक लाइन है ये, अब ये लाइन ना, हु हैज सजेस्टेड 4 स्टेप्स ऑफ टीचिंग एज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग और इवैल्यूएशन, तो ये इनमें से कोई भी नहीं है, ठीक है, देखा जाए तो इसमें आपको सबको क्या हुआ था, मार्क्स मिला था, ठीक है। ये वर्ड्स कुछ देते हैं, लाइक सेंटेंस कुछ दे देते हैं, ऑप्शंस कुछ दे देते हैं। विच ऑफ दिस स्ट्रेटेजी ऑफ रेमेडियल टीचिंग, रेमेडियल टीचिंग की स्ट्रेटेजी कौन सी हो सकती है, एक्शन रिसर्च, प्रोग्राम टेस्ट, नन ऑफ दिस या बोथ। ये क्वेश्चन रिपीट है सेम। ए, एक्शन रिसर्च भी है, प्रोग्राम टेस्ट भी है, तो सी, सॉरी सी मैंने ए बोल दिया ना शायद, नहीं सी बोलना था, बोथ ए एंड बी दोनों ठीक है। रेमेडियल टीचिंग का एम क्या है, मुद्दा क्या है, कारण मतलब क्या एम है रेमेडियल टीचिंग का, टू डायग्नोज लर्निंग डिफिकल्टीज हो सकता है, टू एलिमिनेट इनइफेक्टिव हैबिट्स हो सकता है, रीटीच इनकरेक्टली लर्नड स्किल्स हो सकता है, बोथ बी एंड सी, बताइए। देखो अब बोथ बी एंड सी का मतलब है इस बी और सी को फोकस करो, तो क्योंकि ए इसलिए नहीं है, यहाँ से ए इसलिए कट जाएगा क्योंकि रेमेडियल टीचिंग का एम बताना है। डायग्नोज तो आपने कर लिया, लर्निंग डिफिकल्टीज को डायग्नोज किया है तभी तो रेमेडियल टीचिंग पे आए, उसी का एम डायग्नोज करना तो होगा नहीं, इसलिए ए नहीं हो सकता। तो कौन सा हो जाएगा, बी और सी दोनों सही है, तो बी और सी बोथ, सी वाला और डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, इसमें बी और सी दोनों आ जाएंगे। अब ये पैराग्राफ है तो पैराग्राफ का क्या कीजिए, आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ठीक है, इसको आप आराम से बाद में पढ़ते रहिएगा ताकि हम जल्दी से जल्दी वीडियो को समाप्त कर दें। इन द अबव पैराग्राफ द वर्ड सेकंड इंडिकेट, ये वर्ड सेकंड जो है इंडिकेट क्या करता है, सीक्वेंस, क्या करता है, सीक्वेंस। विच ऑफ द फॉलोइंग, ए आंसर करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइटल, इसका टाइटल क्या होना चाहिए, मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइटल क्या होना चाहिए इसका, द सीक्रेट ऑफ सक्सेस, क्या होना चाहिए, द सीक्रेट ऑफ सक्सेस। हार्ड वर्क डैश इन सक्सेस, हार्ड वर्क रिजल्ट इन सक्सेस, रिजल्ट्स रिजल्टेड, तो ये तो बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन है, हार्ड वर्क रिजल्ट्स इन सक्सेस, 71 का बी। इन द अबव पैसेज द ऑथर वांट्स टू कन्वे, क्या कन्वे करना चाहता है, सक्सेस इज द रिजल्ट ऑफ हार्ड वर्क, प्रिवेंस
परसिवेंस इज एसेंशियल फॉर सक्सेस, टू गेट सक्सेस गेट रिड ऑफ, तीनों ही ऑफ ऑल ऑब्स्टिकल्स, तीनों बात सही है। तो एक चौथी बात है ऑल ऑफ द अबव, तो सारा हो जाएगा। पीपल डू हार्ड वर्क इज एसेंशियल फॉर सक्सेस, सो पीपल आर हार्ड वर्क। ये जो अब लाइन है ये क्या है? फेलिसी ऑफ हेस्टी जनरलाइजेशन, फॉल्स एनालॉगी, इवोकेशन, कंपोजिशन। 73 ये हेस्टी जनरलाइजेशन है, द फेलिसी ऑफ हेस्टी जनरलाइजेशन, करेक्ट आंसर मेरा ए है यहाँ पे। 74 है आपका पोइट्री, ये एक एक्सट्रैक्ट है, एक्सट्रैक्ट 1, एक्सट्रैक्ट 2, स्क्रीनशॉट ले लो, और ये एक्सट्रैक्ट 3। अब आपको इसके अंदर से जो आंसर निकालने हैं वो राइमिंग स्कीम ऑफ एक्सट्रैक्ट 1 की राइमिंग स्कीम क्या है? तो ये है ए बी बी ए बी ए बी बी ए बी ए। आगे दे रखा है लाइन साइलेंस अराउंड सराउंड्स अस, आई वुड हैव, इसके अंदर क्या है? एलिट्रेशन, एजोनेंस, स्माइली और पर्सोनिफिकेशन। एलिट्रेशन क्या है इसमें? एलिट्रेशन इन द अबव पोएम विच लाइन कंटेन्स स्माइली, कौन सी लाइन में है? 3 में, 3 5 5 और नन ऑफ दिस। इस पैराग्राफ को आप बाद में देखिएगा आराम से, ओनली लाइन 3 ये आंसर है इसका भी। 77 है एक्सट्रैक्ट 2 जो है उसके अंदर आपको बताना है विच लाइन कंटेन एजोनेंस। एजोनेंस किसमें है? तो ये वाला भी जो आपका ऑप्शंस है इसमें कुछ गड़बड़ है, इसमें सभी को क्या है? ग्रेस मार्क मिला था। एक्सट्रैक्ट 3 की बात करें 78 क्वेश्चन में, तो कौन सी लाइन की राइम मैच हो रही है? 14 15 17 की राइम मैच हो रही है। लाइन्स मैचिंग इन राइमिंग एक्सट्रैक्ट 3। एवरीवन डैश फॉलो द ट्रैफिक रूल, ये तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है, बताइए जल्दी। एवरीवन कैन या एवरीवन मे, एवरीवन कुड या एवरीवन मस्ट? तो एवरीवन मस्ट, मस्ट भाई जरूरी है, कंपल्सरी है फॉलो द ट्रैफिक रूल, ठीक है। कर सकता है नहीं, करेगा नहीं, कुड नहीं, कर सकता हो सकता है नहीं, मस्ट, ओ सॉरी इसको भी नहीं काटता हमने, डी हमारा आंसर हो जाएगा मस्ट। टेररिस्ट आर ट्राइंग टू डैश सेवरल ब्रिजेस, टेररिस्ट आर ट्राइंग टू ब्लो अप, ब्रेक डाउन, फॉल आउट या नन? blow up. Terrorists are trying to blow up several bridges. ये answer. The dramatic monologue, a technique of drama, is a dialogue with self by the character. It is for the audience. दोनों बातें ठीक है. It express mind and innermost feeling of the character. ये वाला पेपर थोड़ा बहुत सही है क्योंकि इसमें ऑल ऑफ द अबव वाले बहुत सारे ऑप्शन है, और आपको पता है मैंने काफी बार अपनी वीडियोस में बता रखा है कि 98% ऑप्शन सही होता है जिसमें ऑल ऑफ द अबव होता है। ऑल ऑफ द अबव अगर आता है किसी ऑप्शंस में तो 98% तो वही आंसर होता है, 2% होता है कि वो ना भी हो। तो इस वाले पेपर में अगर आपने ध्यान से देखा ऑल ऑफ द अबव वाले बहुत सारे क्वेश्चन आ गए, तो मौज हो गई आपकी। ये क्वेश्चन रिपीट है, रिपीट 2011 में आया था। द इंग्लिश सोनेट है 2015 में फिर आया। तो देखो जो चीज 2011 में आई है वो 15 में आई, अब जो 15 में आई है 17 में पूछेगा, 17 वाली के बाद कोई पेपर ही नहीं हुआ, 2021 में पूछेगा। तो फिर 2012 में भी हुआ था पेपर, ये सारे पेपर पढ़ लोगे तो समझो 2021 में आपको बहुत कुछ आ गया। सोनेट क्या है? 3 क्वाट्रेन्स होते हैं और एक कपलेट होता है, ठीक है। और ये 2015 चल रहा है ना, 12 के ही लेवल 2 में था ये क्वेश्चन, देख लेना, बेशक मैंने यूट्यूब पे करा दिया है, 2012 का लेवल 2 देखना, इंग्लिश के सेक्शन में ये क्वेश्चन सेम टू सेम मिलेगा। द एलेगी इज ए क्या है? माउरिंग ऑफ और लेमेंटेशन पोएम, इट इज अ फॉर्मल एंड सस्टेन पोएम, जज बाय इट्स थीम एंड सब्जेक्ट मैटर नॉट इट्स मीटर और स्टेंजा फॉर्म, ऑल ऑफ द अबव। देखो फिर से ऑल ऑफ द अबव आ गया, तो आपको आंसर बिना सोचे समझे लगा ही देना है। डाइफ्थोंग का मतलब क्या है? ये भी क्वेश्चन आपका क्या नाम है अभी 2012 के पेपर में था, लेवल 1 या लेवल 2 में था। डाइफ्थोंग का मीनिंग क्या है? 84, इसका मतलब होता है टू साउंड ग्लाइड, टू साउंड्स ग्लाइड। मोनोफ्टोंग्स आर डैश इन नंबर, कितने होते हैं नंबर्स में? तो ये होते हैं 12, ये कितने होते हैं? 12। 86 की बात करें तो जो 86 क्वेश्चन है इसमें भी आपको ग्रेस मिला था। 80 इसमें रीड के पेपर में मतलब कम से कम 6 से 7 नंबर की तो ग्रेस मिलती है, मतलब क्वेश्चन में गलतियां इतनी डाल देते हैं। द करेक्ट ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द वर्ड क्लासेस, इसकी करेक्ट ट्रांसक्रिप्शन बतानी है, क्या है? ये वाली क्लासेस। द करेक्ट ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द वर्ड इंग्लिश 88, ये वाली इंग्लिश। विच ऑफ दिस इज अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस 89, ग्रामेटिकल कॉम्पिटेंस, स्ट्रेटेजिक, सोशल, डिस्कर्स कॉम्पिटेंस, ऑल ऑफ दिस। तो क्या आंसर होना चाहिए? देखो ऑल ऑफ दिस वाले इस इंग्लिश में तो बहुत ही ज्यादा आ गए। आखिरी क्वेश्चन, डिलेड
डिलेड लैंग्वेज डेवलपमेंट इज कॉल्ड डेफिशिएंसी बोलोगे, एफेसिया बोलोगे। देखो डिले का मतलब होता है कि रुकावट हो रही है, डिले हो रही है लैंग्वेज डेवलपमेंट में, रुकावट आ रही है, तो डेफिशिएंसी नहीं है ये, डम्बनेस नहीं कहोगे, हैंडीकैप नहीं बोलोगे, उसे बोलोगे अफेसिया। क्या बोलोगे? अफेसिया। लर्निंग डिसऑर्डर वाला अपना फटाफट से चैप्टर खोल के देखो, जहाँ मैंने सारे लर्निंग डिसऑर्डर क्या टॉपिक कराया था, उस लर्निंग डिसऑर्डर में जल्दी से अफेसिया खोल के देखो। सो ये क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, सॉरी ए नहीं बी, अफेसिया। ठीक है जी। तो यहाँ के बाद हम करते हैं मैथ्स के सेक्शन को। ठीक है, बड़े मैथ्स सेक्शन पे। सो स्टार्ट करते हैं मैथ्स वाला सेक्शन। मैथ्स का सेक्शन आपका 91 से क्वेश्चन शुरू होते हैं। पहला क्वेश्चन 91 ये रहा। 91 क्वेश्चन में बोलता है इन द गिवन फिगर, ये हमें फिगर दे रखा है जिसमें बी ए सी पे यहाँ पे 30 डिग्री का एंगल है, ये वाला 30। ए बी सी हमें दे रखा है ये वाला एंगल 50 डिग्री, और सी डी ई एंगल दे रखा है 25 डिग्री। हमें निकालना है ए ई डी। ए ई डी एंगल बोले तो ये वाला साइड, आउटसाइड वाला एंगल है, ए ई डी आपको फाइंड करना है, दिस वन। ठीक है, तो कैसे करेंगे? चलाइए अपना माइंड। ए ई डी एंगल फाइंड आउट करना हो तो आप कैसे करेंगे? सबसे पहले देखिए ये 30 है, ये 50 है, तो अगर यहाँ वाला एंगल निकालना पड़े तो कितना हो जाएगा? 5 3 8, तो यहाँ पे एंगल हो जाएगा 100। ठीक है, 180 वाला लगा के 180 माइनस 80 हो जाएगा 100। यहाँ पे अगर 100 आ गया तो इसके बैक साइड ये वाला जो एंगल है यहाँ पे, ये कितना आ सकता है? 80 आ सकता है लीनियर पेयर से। लीनियर पेयर का आपको सम पता है, ये 100 है तो ये 80 होगा, 180 टोटल होता है। अब ये 80 है, ये 25 है, तो यहाँ से अगर हम ई निकाल दें तो ई कितना होगा? ई यहाँ से 80 और 25 हो गया आपका 100, 105। 105 में से अब जब आप 180 में से माइनस करेंगे 75, ये आ गया हमारा 75। अभी तो ई आया है, लेकिन हमें तो ई का आउटसाइड एंगल निकालना है। 75 तो ये आया ना, अब ये 75 तो इसके बैक साइड का फिर से लीनियर पेयर से निकाल दो, वो कितना हो जाएगा हमारा? 105। क्या आंसर आ गया हमारा? ए आंसर हो जाएगा 105। डन। 92 क्वेश्चन है आपका। टू लाइन्स ए बी, ये एक ए बी लाइन दे रखी है और एक सी डी लाइन दे रखी है। दो लाइनें दे रखी हैं ए बी और सी डी। कट ईच अदर एट ओ, एक दूसरे को ओ पे कट कर रही हैं, कट कर रही हैं। ए ओ सी दे रखा है 50 50, इसके पीछे वाला कितना आ जाएगा? 100, सॉरी 100 नहीं आपका 130 आपका, क्योंकि 180 हो गया है ना, 180 माइनस 50, 130 आ गया इसका ही बैक साइड लीनियर पेयर से। अच्छा, हमें निकाला है बी ओ सी। बी ओ सी, अच्छा यही तो निकालना था बी ओ सी, तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे हमें निकालना है बी ओ सी, ये वाला निकालना है। तो यहाँ से तो ये 130 हो गया। हाँ ठीक है, 130 के साथ हमारा ये डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। नॉर्मल सा ही क्वेश्चन था ये दे रखा है 50, पीछे वाला हो जाएगा हमारा 130। इसके बाद अगर हम बात करें तो लीनियर पेयर से आ गया वो बोला, तो 93 क्वेश्चन है। द डायगोनल ऑफ एक रेक्टेंगल दे रखा है, और रेक्टेंगल में डायगोनल दे रखा है 17, और पैरामीटर दे रखा है। ये डायगोनल 17 है, ए बी सी डी कोई नाम ले लो। पैरामीटर है आपका 46। पैरामीटर क्या होता है? ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेड्थ। ठीक है, पैरामीटर होता है ना सारी साइड्स का सम, सारी साइड में 2 लेंथ है 2 ब्रेड्थ है, 46। तो यहाँ से अपने पास एल प्लस बी कितना आ गया? 23। जब हमारा एल प्लस बी आ गया 23, तो हमें निकालना है एरिया। अब एरिया क्या होता है? एल इंटू बी, है ना, लेंथ लेंथ मल्टीप्लाई में ब्रेड्थ। एल प्लस बी गिवन है आपका 23। एल प्लस बी अगर 23 गिवन है, अगर हम एल प्लस बी का होल स्क्वायर कर दें, एल प्लस बी का अगर हम होल स्क्वायर कर दें तो 23 का स्क्वायर कर दें, ये हो गया अपना एल स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में ट्वाइस ऑफ 2LB प्लस 2LB, और 23 का स्क्वायर आपका कितना हो जाएगा? ऐसे ही रहने दो चाहे। और एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आपको यहाँ से अगर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना हो तो ये देखिए, ये एल है, ये एल है और ये बी है, तो एल स्क्वायर ये बी है, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ से कितना हो जाएगा? ये 17 का स्क्वायर, क्योंकि आपको पता है हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर होता है। हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। सो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया 17 स्क्वायर प्लस 2LB बराबर में 23 स्क्वायर। अब इसके बाद का यहाँ पे कर रहे हैं, यहाँ पे ट्वाइस ऑफ LB इज 23 स्क्वायर माइनस 17 स्क्वायर। ट्वाइस ऑफ LB तो 23, इसको नहीं अगर
वो खोलना 23 का स्क्वायर 17 का स्क्वायर, तो क्या कर लो a प्लस बी और a माइनस बी कर लो। सबसे आसान तरीका होता है कि 23 का स्क्वायर आप 23 और 23 को मल्टीप्लाई करो, फिर 17 और 17 को करो। इससे आसान तरीके से क्या कर दो, a प्लस बी 23 प्लस 17 और 23 माइनस 17, तो 7 और 3 10, 2 3 4 40 हो गया, और माइनस करोगे तो 6 हो गया। ठीक है, 6 चौक 24 हो गया, एल भी आ गया 120। ठीक है, ये ट्वाइस नीचे चला गया ना, 240 और डिवाइड दो 120। कौन सा आंसर करेक्ट हो गया 93 का? 93 का आपका कौन सा आंसर करेक्ट हो गया? बी। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 93 का हमारा कौन सा आंसर सही है? बी आंसर। 94 पे बढ़े तो 94 क्वेश्चन क्या कहता है? द सम ऑफ लेंथ ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इज ऑलवेज। ये आपका जब एडवांस मैथ्स के टीजीटी के क्वेश्चंस कराए थे हमने, तो उसके अंदर ये चीज आपको साफ साफ बताई गई थी, जब भी ट्राइंगल है, ट्राइंगल की दो साइड्स का जो सम होता है वो तीसरी साइड से ग्रेटर होता है। द सम ऑफ द, ये एक आपकी स्टेटमेंट है, द सम ऑफ लेंथ ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। ठीक है, इसमें कुछ भी आपको नहीं लगाना, लाइक ऐसे बना के भी मैं दिखा दूं, तो ए बी प्लस बी सी इज ग्रेटर देन ए सी। ठीक है, ये डायरेक्ट आपको लर्न करना है, और वैसे इसका प्रूफ भी कराया था पूरा, जब ट्राइंगल वाला टॉपिक कराया था मैंने। द रेशियो ऑफ वॉल्यूम्स ऑफ टू क्यूब्स इज 20। आप वॉल्यूम का दे रखा है, क्यूब है, क्यूब का आपको पता है साइड अगर ए है तो वॉल्यूम ए क्यूब होता है, ए क्यूब बाई ए क्यूब, या ए वन ए टू ले लो, और 727 और 64 है, तो ए वन और ए टू क्या आ जाएगा? 3 और 4, क्यूब रूट इधर जाएगा तो ये 3 बन जाएगा और ये 4 बन जाएगा। मतलब ए है 3 साइड, ए टू है 4 साइड। तो रेशियो ऑफ सरफेस एरिया, सरफेस एरिया क्या होता है? 4 ए स्क्वायर, 4 4 कट जाएगा, ए स्क्वायर और ए स्क्वायर बचा, मतलब 1 और 2, और 1 9 4 16, तो 9:16 के साथ हमारा सी आंसर करेक्ट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। हर बार स्टेटमेंट भी यही आती है, जब भी पेपर में 2 3 बार मैं करा चुकी क्वेश्चन, स्टेटमेंट भी यहाँ से चेंज नहीं होती, 27 और 64 रहता है, आंसर 9 और 16 रहता है। अब तो याद भी हो गए होंगे आपको ये क्वेश्चन। 96 है, मैथमेटिक्स इज द साइंस ऑफ। रिपीटेड क्वेश्चन 2011-12 दोनों में ये क्वेश्चन पूछा गया है। 96 में दो, मैथमेटिक्स इज द साइंस ऑफ। देखो इसके अंदर कैलकुलेशंस अगर कोई लगा के आएगा तो वो भी ठीक है, सी आंसर। और अगर आप इसमें मैथमेटिक्स इज द साइंस ऑफ स्पेस लगाते हो ना, उसमें भी आपको नंबर मिलेगा। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, तो इसका ए और सी दो आंसर है। क्लियर? आगे है ये वाला क्वेश्चन आपका एस्टेट में भी 2 3 बार, और डीएसएसबी में, हर एग्जाम में ये क्वेश्चन आया है, स्टेटमेंट वाला। मैथमेटिक्स इज द मिरर ऑफ सिविलाइजेशन एंड कल्चर, ये तो अभी लास्ट टाइम भी स्टेट में आया था। गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है, ये बात किसने कही है? ये बात कही है हॉगबेन। किसने? हॉगबेन। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका यहाँ से? बी। 98 क्वेश्चन पे पढ़े तो हमें बताना है कौन सी बात सही है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट 98 में। तो 98 में a माइनस बी का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। देखो यहाँ पे a भी सही है, और a माइनस बी का होल स्क्वायर विच इज लेस देन इक्वल टू, लेस देन भी आ गया, इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, दोनों बातें सही है। बी आंसर भी सही है, और बराबर तो वैसे ही आपको पता है सही होता है। ये गलत है, क्योंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। तो डी को छोड़ के ए भी, बी भी, सी भी तीनों आंसर सही है, कोई भी लगाओगे गलत नहीं होगा। 99 है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ। अब हम लेवल 1 का पेपर सोल्व कर रहे हैं, तो प्राइमरी लेवल आएगा। मैथ्स की इंपॉर्टेंस बताइए प्राइमरी लेवल पे, कल्चरल, रिलीजियस, सोशल, या 99 है मेंटल। तो जो प्राथमिक स्तर पर गणित का क्या महत्व है? मानसिक। क्या आंसर आएगा? डी। 99 के बाद 100 आ गया आपका। मोस्ट ऑफ द यूज ऑफ मैथमेटिक्स डन इन द एक्टिविटीज ऑफ ह्यूमन लाइफ दैट इज कल्चरल। कह रहा है जो मनुष्य के जीवन की गतिविधियां हैं में गणित का सर्वाधिक उपयोग कहाँ होता है? सांस्कृतिक, वह है सांस्कृतिक, मनोवैज्ञानिक, आर्थिक, या सामाजिक। तो अगर आप इसमें सोशल लगाते हो 100 में, तो वो भी आपका सही है। आर्थिक, इकोनॉमिकल लगाते हो तो उसमें भी आपको यहाँ पे नंबर दिए गए हैं। ठीक है, काफी सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जहाँ पे दो दो ऑप्शंस को सही माना था आंसर की में, रीड के जो भी आपके वहां पे एग्जामिनेशन चेक करते हैं, आपका पेपर चेक चेक होता है जहाँ से। इवैल्यूएशन इज क्लोजली रिलेटेड टू विद। इवैल्यूएशन होता है मूल्यांकन। जब भी आप किसी चीज का मूल्यांकन करते हो, मूल्यांकन किसका करोगे? फॉर्मेटिव असेसमेंट हो सकता है, समेटिव असेसमेंट हो सकता है, और किसी भी चीज का जब आप इवैल्यूएशन कर रहे हो, वो सबसे ज्यादा क्लोजली किससे रिलेट होगा? कंटेंट से, ऑब्जेक्टिव से, इवैल्यूएशन स्ट्रेटेजीज से, या प्रोसेस ऑफ लर्निंग।
तो इवैल्यूएशन सबसे ज़्यादा क्लोज़ली रिलेट होता है उद्देश्य। आपका मेन मोटो क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है? तो सी आंसर इसका करेक्ट आंसर होगा। डिफरेंस बिटवीन अचीवमेंट टेस्ट एंड डायग्नोस्टिक टेस्ट। अब अचीवमेंट टेस्ट क्या है? आपका उपलब्धि परीक्षण। डायग्नोस करना मीन्स नैदानिक परीक्षण में अंतर है। किस में अंतर होगा डिफरेंस में? ऑब्जेक्टिव्स में, उसके नेचर में, उसके लेवल ऑफ डिफिकल्टी में, या नन ऑफ दीज? फिर से वही आंसर है इसका भी, उसका उद्देश्य। ठीक है, क्या आंसर आएगा? उद्देश्य। देखो सेम सेम क्वेश्चन एग्जामिनर ने दिया, ये अगर ठीक है तो आपका ये भी 100% सही आंसर आएगा, है ना? 2 नंबर फ्री के। 103 क्वेश्चन है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट। अब ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट का मेन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट जब आप बच्चे का कराते हो, उसके पीछे आपका क्या पर्पस होता है? वस्तुनिष्ठ परीक्षण अभी पहले भी एक क्वेश्चन आया था। ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट कराने का सबसे इंपॉर्टेंट क्या होना चाहिए आपका मुद्दा? विश्वसनीयता के लिए करा रहे हो, वैधता, वस्तुनिष्ठता, या उपयुक्त सभी? तो देखो नॉर्मल सी बात है, वैलिडिटी, रिलायबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी सभी है, तो एक ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव, तो हम डी पे ही जाएंगे। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, विच वर्क इज नॉट रिलेटेड विद द टीचर। कौन सा ऐसा काम है जो टीचर से रिलेट नहीं करता? प्लानिंग, भैया टीचर प्लानिंग तो करेगी, योजना बनाएगी या बनाएगा वटेवर। गाइडेंस, मार्गदर्शन भी टीचर देगा। टीचिंग, टीचिंग तो नॉर्मल सी बात है, टीचिंग होगी ही होगी। बजटिंग, बजट बनाना टीचर का काम नहीं होता। डी हमारा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ये है आपका 2015 का लेवल 1 का पेपर। कोई बच्चा अभी जुड़ा हो तो उनको बता देती हूँ, 2015 लेवल 1 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व हो रहा है। और एप्लीकेशन को जब आप डाउनलोड करेंगे, आपका रीड का कंप्लीट बैच आपको मिल जाएगा, जिसके अंदर हमारा सारा का सारा कंप्लीट कोर्स चलता है। आगे है मोस्ट इफेक्टिव टीचिंग एड इज। ठीक है, एड क्या होती है? सामग्री। सर्वाधिक प्रभावशाली शिक्षण सामग्री क्या है? मोस्ट इफेक्टिव, मतलब कि जो सबसे ज्यादा अफेक्ट कर रहे ऐसी टीचिंग एड कौन सा है? नॉन प्रोजेक्टेड, प्रोजेक्टेड, डायरेक्ट एक्सपीरियंस, या नन ऑफ दिस? तो सबसे, देखो नॉन प्रोजेक्टेड और प्रोजेक्टेड तो आपके क्या हो गए? मटेरियल्स हो गए। लेकिन अगर आप डायरेक्ट एक्सपीरियंस कर रहे हो, उससे बड़ी तो कोई बात ही नहीं है, उससे बढ़िया कोई इफेक्टिव टीचिंग एड हो ही नहीं सकता। प्रत्यक्ष अनुभव जब आ गया बात, तो प्रोजेक्टेड और नॉन प्रोजेक्टेड को भी फेल कर देता है वो। ठीक है, आगे है व्हेन द नंबर 3 की पावर। अब फिर क्वेश्चन आगे सॉल्व करने वाले। 3 की पावर 98 को जब आप डिवाइड कर रहे हो 5 से, आपका रिमाइंडर क्या आएगा? ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, डीएसएसबी का भी फेवरेट क्वेश्चन है ये, केवीएस का भी ना। 3 की पावर 98 को जब आप डिवाइड करेंगे किससे? 5 से, आपका रिमाइंडर क्या आएगा? देखो सबसे पहले 3 की पावर अगर मैं 1 लेती हूँ, 3 की पावर 1, उसको मैं 5 से डिवाइड करूँ तो रिमाइंडर आता है 3। ठीक है, ऐसे समझो। 3 की पावर 2 ले लें, 5 से डिवाइड करें तो 3 की पावर 2 9, 5 से भाग देंगे, रिमाइंडर आया 4। अगर हम ले रहे हैं 3 की पावर 3, कर रहे हैं 5 से डिवाइड 27, और 3 3 जा 9 3 जा 27, 5 से डिवाइड करोगे 25, 2 रिमाइंडर। 3 की पावर 4 को अगर हम 5 से डिवाइड करें, 3 की पावर 4 आपका कितना हो गया? 81, 5 से डिवाइड करोगे 80, 1 रिमाइंडर। अब हम बात करें 3 की पावर 5 की, को 3 से डिवाइड करें 81, और 3 3 243, और 3 से डिवाइड करोगे तो 3 से नहीं, सॉरी 5 से, नीचे 5 है, 5 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 3। देखो वापस से रिमाइंडर आ गया 3। अब आगे लोगे फिर से रिमाइंडर आएगा 4, फिर से रिमाइंडर आएगा 2, फिर से रिमाइंडर आएगा 1। मतलब कि एक बार 3 रिमाइंडर आया, फिर 4 रिमाइंडर आया, फिर 2, फिर 1, फिर वापस से 3 रिमाइंडर आया। दैट मीन्स यहाँ पे प्रोसेस हो गया दोबारा स्टार्ट। अब हम इसे क्या लिख सकते हैं? 3 की पावर, अब यहाँ पे 1 2 3 4 है ना, 4 के बाद रिपीट होना स्टार्ट हुआ, तो 3 की पावर अगर हम 4n लिख दें, n कौन है? 1 2 3 4 मल्टीपल्स, और प्लस 1, तो रिमाइंडर आ रहा है 3। 3 की पावर 4n प्लस 2 लिख दें, रिमाइंडर आ रहा है 4। 3 की पावर 4n प्लस 3 लिख दें, रिमाइंडर आ रहा है 2, है ना? बात समझ गए आप? तो अब यहाँ पे 98 है, 3 की पावर 98 है। अब उस 98 को अगर मैं लिख दूं कैसे? 98 का अगर हम फैक्टर बनाए 4 इंटू 24, तो 4 4 जा 16, 4 दूनी 8 और 1 9, 96 प्लस 2 आएगा। मतलब कि जब हम 98 को सॉल्व कर रहे हैं तो 4 इंटू 24 और प्लस में 2, और प्लस में 2 जहां आ रहा है वहां पे कितना हमारा रिमाइंडर है? 4, प्लस में 2 यहाँ है ना, एक सेकंड रुकिएगा, प्लस ये 2 पावर यहाँ है, तो रिमाइंडर कितना आ रहा है? या यहाँ पे भी देख लो, रिमाइंडर कितना आ रहा है? 4। तो हमारा कौन सा आंसर आ गया? 4।
आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट है आपका, तो आपका कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा? हमारा यहाँ पे डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। डन। 107 क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट। 4 है माइनस, अब देखो यहाँ पे क्या है, 2 माइनस 0 की पावर 0, और सॉरी 2 माइनस 9 की पावर 0। अब 2 माइनस 9 को बेशक सॉल्व कर लो, -7 आएगा। वैसे सॉल्व ना भी करो, क्योंकि आपको मान लो कोई भी नंबर आ रहा है, मान लो 5 आ रहा है, 6 आ रहा है, 10 आ रहा है, सॉल्व नहीं करो। एक आइडिया, कोई नंबर है उसकी पावर 0 हो, तो नॉर्मल सी बात होता है, कोई भी नंबर की पावर 0 होती है वो ऑटोमेटिकली 1 होता है। तो सॉल्व नहीं भी करोगे तब भी 1 ही आएगा। 9 माइनस 2 करके -7 लगाओगे तब भी आपको पता है -7 की पावर 0 अगेन 1 होना है। तो इसलिए टाइम बचा लो अपना। तो 4 माइनस 1 यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हैं हम, प्लस में 3 का स्क्वायर, डिवाइड में 1, ये बोर्ड मास लगेगा यहाँ। मैंने ये वाला 1 इसलिए लिखा है क्योंकि सबसे पहले हमें बी बोर्ड मास में ब्रैकेट सॉल्व करना होता है, फिर डिवाइड पे आएंगे। अब इसमें डिवाइड करो यहाँ पे, 4 माइनस 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 9 डिवाइड 1 9, और आपका 9 और प्लस में 3, अब आपका 9 और 3 12, 12 और 4 16, 16 माइनस 1 15। हमारा यहाँ से आंसर आ जाएगा 15। ठीक है, आसान क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 108। 108 कहता है 10,000 10 वंस 10 टेंस। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पे आके आके गड़बड़ होती ही होती है आप सबकी। देखिए 10,000 तो आपको पता है 10, और ये 3 0 10,000। 10 वंस, अगर हम बात करें 10 वंस की, तो हम इसको 10 वंस को कैसे लिख सकते हैं? 10 वंस और 10 टेंस, इन दोनों को लिखना है। 10 वंस का मतलब ये 10, वंस का मतलब एक बार 10, और 10 टेंस मतलब 10 10 10 बार, ये 10 तक, मतलब 10 10 10 10 10 बार। 10 टेंस का मतलब 10 10 बार, तो कितना हो जाएगा यहाँ से 100। ये हो गया 100, ये हो गया 10, कितना हो गया 110। 110 इसमें और जोड़ दो, 0 1 1 0 1, ये आपका आंसर है। तो कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा यहाँ से अपन का? ए। डन। 109 क्वेश्चन है, नंबर ऑफ मिनट्स इन 10 डेज। नंबर ऑफ मिनट्स आपको बताने हैं 10 दिन में, इज इक्वल टू नंबर ऑफ सेकेंड्स इन। अब ये एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन, नंबर ऑफ मिनट्स इन 10 डेज। सबसे पहले एक दिन में तो नंबर ऑफ मिनट बताओ कितने होते हैं? एक दिन में नंबर ऑफ मिनट्स कितने होंगे, पहले ये बताओ। नंबर ऑफ मिनट्स, अब एक दिन में 24 आवर्स, ठीक है, 24 आवर्स। अब एक घंटे में, 1 आवर में 60 मिनट, तो 24 आवर्स में 24 इंटू 60, 1440 मिनट। वैसे तो ये चीज सबको याद होनी चाहिए, यहाँ पे लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो। एक दिन में 1440 मिनट होते हैं, ये चीज याद होनी चाहिए सबको, और क्योंकि ये बहुत ज्यादा काम आती है, ये वाला पॉइंट आपका बहुत ज्यादा काम आता है। एक दिन में 1440 मिनट। अब आपको कितने, 10 दिन, तो 10 दिन का यहाँ से सीधा क्या कर दो, 14400 मिनट आ गया। ये समझ आ गया आपको, 10 दिन में 10 डेज में 14400 मिनट। अब हमें बताना है नंबर ऑफ मिनट्स इन 10 डेज कितने हैं आपके, 14,400, 14,400 मिनट। अच्छा, विच इज इक्वल टू द नंबर ऑफ सेकेंड्स इन, तो 2 घंटे में कितने सेकेंड होंगे? 14,400 आते हैं, या 3 घंटे में 14,400, या 4 घंटे में, या 5 घंटे में। अब बाय ऑप्शन चेक कर लो, बाय ऑप्शन चेक कर लो। मान लो हम 2 घंटे ले रहे हैं, तो 2 घंटे लेंगे तो 2 आर, तो 2 आर का 60, तो 60 का कितना हो गया 120, और 120 को किससे करोगे, नंबर ऑफ सेकंड से, तो 12 से एग्जा 6 दूनी 12, 6 72, ये तो नहीं आया। हमें तो क्या चाहिए, इसका डबल, 7200 का डबल होता है 14,440, है ना। तो 2 घंटे का डबल होगा 4 घंटा, एक बार 4 घंटा लेके देखो, 4 आर लिया, 4 इंटू 60 कितना हो गया 240। अब 240 तो मिनट हो गए, इंटू 60 सेकंड करने के लिए, 6 चौक 24, 24, 6 दूनी 12, 2 14, और डबल 0। लो जी आ गया। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मिनट्स इन 10 डेज कितने थे, 14,400 मिनट, विच इज इक्वल टू द नंबर ऑफ सेकेंड्स इन 4 आवर्स, क्योंकि 4 आवर्स के नंबर ऑफ सेकेंड्स आ रहे हैं 14,400। ठीक है, सेकंड हो गया, अभी मिनट नहीं सेकंड। मीन्स हमारी यहाँ तो नंबरिंग 14,400 नंबरिंग, और यहाँ पे भी 14,400 नंबरिंग हो गई है सेम। आंसर आ गया है सी। ये क्वेश्चन आपको काफी बार कराया है, ऐसे वाले क्वेश्चन आते हैं तो आपको क्या करना होता है, विच ऑफ द फ्रैक्शन इज लेस, कौन सा फ्रैक्शन लेस है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है आपको ये बताना हो कौन सा फ्रैक्शन लेस है। लेस का मतलब होता है छोटा, लीस्ट या लेस कुछ भी बोलो, सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। तो सभी के यहाँ पे 0 लगा दो, ठीक है, यहाँ पे लगा दो 0, मतलब कर दो 240/25, और
100/11 और 990/100 और 680/69। अब देख लो सबसे छोटा कौन सा है। बहुत आसान क्वेश्चन कौन सा है, ये वाला। 110 का आंसर कौन सा आ जाएगा आपका, 110 का आंसर आ जाएगा बी। ठीक है, ऐसे जब आप जीरो लगा देते हैं आपको बहुत आसानी हो जाती है क्वेश्चन को सॉल्व करने में। आपको बताना है कौन सा एक्सप्रेशन ट्रू है। अब आपको एक नंबर लाइन खींचनी है, नंबर लाइन में यहाँ 0 है, यहाँ है आपके पॉजिटिव नंबर 3 4 5, यहाँ है आपके नेगेटिव -1 -2 -8 -15 -16 -20। ठीक है, यहाँ तक ले लिया ना मैंने। अब -16 इज ग्रेटर देन कौन सा एक्सप्रेशन ट्रू है, आपको बताना है कौन सा एक्सप्रेशन सही है। -16 ग्रेटर है -15 से, ना ये तो गलत है। -16 लेस देन है -20 से, नो ये भी गलत है क्योंकि ये तो ग्रेटर है। -16 ग्रेटर है 1 से, नो ये तो छोटा है क्योंकि 1 यहाँ है, -16 यहाँ है। -16 छोटा है -3 से, हाँ -16 छोटा है और यहाँ पे है -3 से, बिल्कुल। हमारा कौन सा आंसर ट्रू है, डी। ट्रू बताना था। तो नंबर लाइन बना के देख लीजिएगा, नंबर लाइन से बिल्कुल क्लियर हो जाता है। नेक्स्ट है द लीस्ट नंबर विच इज परफेक्ट स्क्वायर एंड इज ऑल्सो डिविजिबल बाय। ऐसा छोटे से छोटा नंबर बताओ जो परफेक्ट स्क्वायर भी हो और इन सबसे डिविजिबल भी हो, 10 से, 12 से, 15 से और 18 से। तो नॉर्मल सी बात है, 3600 भी परफेक्ट स्क्वायर है, 1600 भी है, 2500 भी है, 900 भी है। अब क्या करें, परफेक्ट स्क्वायर तो सारे हैं। क्वेश्चन कहाँ आके अटकता है कि वो 10 से, 12 से, 15 से और 18 से डिविजिबल है या नहीं। तो जल्दी से ऐसा नंबर ढूंढो जो चारों से डिवाइड हो जाता हो कंप्लीट और लीस्ट भी हो। तो देखो जैसे ही जब लीस्ट की बारी आती है तो सबसे छोटे से छोटा नंबर, तो सबसे छोटा नंबर है 900। तो 900 को चेक कर लो, 900 10 से तो जा ही रहा है, 10 से तो देखो सारे ही जा रहे हैं, 12 से भी जाता है, 15 से भी जाता है और 18 से तो बिल्कुल ही जाता है। हमारा कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा, डी। ठीक है, 112 का आ जाएगा डी। अगर हम बात करें 113 की, 113 में ये क्वेश्चन आपका डीएसएसबी में भी रिपीट हुआ है काफी बार और एस्टेट में भी। ठीक है, 256 और ऊपर पावर है 0.16 और इनटू में है 16 और ऊपर है 0.18। यहाँ पे बेस में सेम कर दूं तो पावर ऐड हो जाएगी, तो ये 16 की कितनी पावर बन सकती है, 16 का स्क्वायर करें तो 256 होता है और ऊपर है 0.16 और इनटू में 16 और ऊपर 0.18, तो बेस हो गया 16 16। अब क्या कर दो, इसके बाद यहाँ आ रही हूँ मैं, 16 की पावर कितनी हो जाएगी, 2 और 2 आपका यहाँ पे और ऊपर में 16/100 है ना, और इनटू में 16 और 18/100, तो बेस सेम 16, पावर ऐड हो जाएगी, 16 दूनी 32, 32 और 18 और नीचे है 100, 8 और 2 10, 3 4 5 50, 500, 0 गया 5, मतलब 16 की पावर आ गई हाफ। 16 4 की पावर स्क्वायर होता है और हाफ स्क्वायर से स्क्वायर गया 4 आंसर। 4 आंसर के साथ हमारा कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा, ए। एक एक स्टेप देखना, ये मेरा पहला स्टेप था, ये सेकंड स्टेप है, यहाँ से हम इधर एरो में आए हैं, ये थर्ड स्टेप था, ये फोर्थ स्टेप था और ये लास्ट में पांचवा और फिर ये छठा स्टेप, तब आंसर आया है। ठीक है, बाद में भी अगर आप देखो तो दो नंबर्स दे रखे हैं आर इन द रेशियो 3:4, 3:4 में दो नंबर, एलसीएम दे रखा है 84, विच इज द लार्जर नंबर ऑफ दीज टू नंबर्स, इसमें से लार्जर कौन सा है। 3 के साथ क्या कर दो, सभी को पता है 3x और 4x, एलसीएम एचसी वाला कंप्लीट चैप्टर करा रखा है। 3x और 4x, 4 दिया 12x, 12x किसके बराबर हो गया, 84 के, x यहाँ से आ गया 7, जब x 7 आ गया, एक नंबर है 7 के 21 और एक नंबर है 7 चौक 28। बड़ा बताना है, बड़ा बताना हो तो 28, छोटा बताना हो तो 21। कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा, देखो 21 सबसे पहले दिया रहेगा कि आपका 21 आया और आप लगा के आ जाओ, वो आपको गलत करने के लिए कहता है गलत करो और आप गलती कर देते हैं। 114 का आंसर आएगा सी। 115 में है व्हाट इज द एलसीएम, एलसीएम है लीस्ट कॉमन मल्टीपल किसका, इस नंबर का। जब भी आपको ये टॉपिक कराया था एलसीएम और एचसीएफ का, और आपको बताया था जब भी ऐसा फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन आता है उसमें एलसीएम निकालना हो, लिख लो जिसको नहीं पता, जब एलसीएम निकालना हो तो अपर वाले का एलसीएम लेते हैं और लोअर वाले का एचसीएफ। ठीक है, यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं पूरा लिख दूं। जब भी आपसे कहे व्हाट इज द एलसीएम तो अपर वाले का एलसीएम और लोअर वाले का एचसीएफ, और उसके बाद अगर हम बात करें तो एचसीएफ निकालना हो, अगर हम बात करें एचसीएफ, इसी क्वेश्चन में दे दे व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ, तो अपर वाले का एचसीएफ
और उस केस में लोअर वाले का एलसीएम। ये फॉर्मूले होते हैं लोअर वाले का एलसीएम। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये एलसीएम और एचसीएफ जब भी निकालना हो फ्रैक्शन टर्म्स का, ऊपर वाले का एलसीएम, नीचे वाले का एचसीएफ, अपर वाले का एचसीएफ, अगर एचसीएफ निकालना हो तो नीचे एलसीएम। अभी हमें निकालना है एलसीएम, तो अपर वाले का एलसीएम 1 2 5 4 का ले लो एलसीएम। तो 2 4 और 5 का एलसीएम लोगे 2 2 5 5 दूनी 10 और 2 12, ऊपर आएगा 12 और नीचे आएगा ना ना सॉरी 12 थोड़ी, 5 दूनी 10 10 और दूनी 20 20 20 आ गया ऊपर। नीचे वाले का एचसीएफ, एचसीएफ बोले तो 3 9 6 और 27। तो जब 3 से जाएगा 3 3 या 9 3 दूनी 6 3 9 3 9 27। अब यहाँ पे ऐसा और कोई नंबर नहीं है जो इन सबको एक ही टेबल पे काटता है। एचसीएफ क्या होता है? ऐसा बड़े से बड़ा नंबर जो एक बार जाए और आगे भी कोई नंबर ऐसा हम ले, मान लो 2, तो वो सबसे जाना चाहिए, लेकिन सबसे जान रहा सिर्फ एक 3 ही नंबर था जो इन सबसे जा रहा था। तो नीचे 3 का 3 एचसीएफ 20/3 के साथ सी आंसर हमारा करेक्ट। इसलिए टाइम लेके क्वेश्चंस को एक्सप्लेन कर रही हूँ ताकि एक बार यहाँ सीख लो और इसके बाद आपको चीजें काम आए जब आप पेपर में बैठे। एवरेज ऑफ 3 नंबर्स इज 7। 3 नंबर की एवरेज है 7 और पहले दो की फर्स्ट 2 नंबर्स की 4। थर्ड नंबर क्या होगा? 116 में 3 नंबर की एवरेज 7 का मतलब 3 इंटू 7 21 और फर्स्ट 2 की, ये 3 नंबर हैं, इन 3 नंबर की एवरेज है 21। फर्स्ट 2 की, इन दो की एवरेज 4, तो 4 इंटू 2 मतलब 8 और 8 सॉरी। व्हाट इज द थर्ड नंबर? थर्ड नंबर क्या होगा? 21 माइनस 8, 8 और 3 11 13। 13 के साथ मेरा कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा? 116 का बी आंसर। 116 का बी आंसर। 117 पे बढ़े तो मोहन परचेज ए कार। मोहन ने कार खरीदी 2.5 लाख रुपए की और आगे उसको सेल कर दिया 348 का। 348 का बेचा तो उसको प्रॉफिट हो गया सीधा सीधा, और वैसे भी दे रखा है प्रॉफिट इन द कार, प्रॉफिट ही तो हुआ है उसको। 348 की बेचता है और 2.5 की खरीदी थी, तो 8 और आपका 9 और बस 98,000। 98,000 का सीधा सीधा प्रॉफिट हो गया। अब प्रॉफिट परसेंट, ये तो प्रॉफिट आया 98,000 तो, और नीचे होता है ऑलवेज कोस्ट प्राइस। कोस्ट प्राइस कितना है? 98,000 2.5 लाख पे और मल्टीप्लाई में 100, तो 3 जीरो गई 3 जीरो गई। अब इसे काटो 25 का 100, 98 और 4 का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा आपका? यहाँ से कितना हो जाएगा? अच्छा नीचे नीचे 2.5 लाख था ना, सॉरी मैंने 25,000 को लिख दिया, 4 जीरो है नीचे। एक सेकंड रुकना, मैं इसकी कैलकुलेशन को दोबारा करती हूँ क्योंकि हमारा तो यहाँ से सीधा सीधा आंसर आ रहा है। मैंने 2,500 लिख दिया था, रुको यहाँ पे हम इसको दोबारा करते हैं एक बार। 98,000 का तो उसे प्रॉफिट हुआ है और कितने पे हुआ है? 2.5 लाख पे। यहाँ पे दोबारा लिखो 98,000 नीचे 2.5 लाख और कॉस्ट प्राइस ऑलवेज नीचे रहता है, पता होगा ये तो, इंटू में 100। 1 2 1 2 और 1 जीरो गई और 1 जीरो गई। अब बचा है ऊपर 9800 नीचे 250 है, 3 जीरो। अच्छा 1 जीरो और गई, 1 जीरो और गई। अब करो 5 5 जा 25, अब 5 1 जा 5 9 और 6, बस अब नहीं जाता, तो ऊपर यहाँ आ गया है 5 नीचे और 196। अब इसको करें डिवाइड, 5 3 जा 15 4 5 7 जा 5 8 जा 5 9 जा 45 1.2 पे 10, तो 39.2 है कहीं, ये रहा 39.2 के साथ मेरा पॉइंटों में आंसर आएगा। आगे है राम लॉसेस द कोस्ट ऑफ 6 पेन्स ऑन सेलिंग। ये वाला क्वेश्चन ना गलत है, जैसे मैं आपको बता देती हूँ इसका आंसर क्या है। देखो यहाँ तो लिखा हुआ है राम लॉसेस द कोस्ट ऑफ 6 पेन्स ऑन सेलिंग ऑफ 144। सेलिंग होता है बेचना, 144 पेन बेच के 6 पेनों के कोस्ट प्राइस के जितना उसे लॉस होता है। यहाँ दे रखा है पेन बेचने पर, बेचना मतलब सेलिंग प्राइस, 6 पेनों के यहाँ विक्रय मूल्य, यहाँ सेलिंग दे रखा है। तो ये वर्ड मतलब ये सेंटेंस गलत है, इसमें सबको 1 नंबर मिला था। ठीक है, आंसर की में क्या है, इसमें स्टार मिलेगा आपको। अगर आप ओरिजिनल आंसर की डाउनलोड करते हैं इसकी नेट से, तो यहाँ आपको स्टार मिलेगा। स्टार का मतलब है कि सबको यहाँ पे ग्रेस नंबर दिया गया था क्योंकि क्वेश्चन में गड़बड़ है। इसने कहा है यहाँ पे सेलिंग और यहाँ पे कोस्ट। इंग्लिश की स्टेटमेंट में दे रहा है सेलिंग और लॉस कोस्ट, और यहाँ दे रहा है विक्रय मूल्य, यहाँ क्रय आना चाहिए था, और यहाँ पे है बेचने पर। समझ रहे हो क्वेश्चन में गड़बड़ कहाँ है? यहाँ सेलिंग है, यहाँ कोस्ट है, यहाँ सेलिंग है, यहाँ भी सेलिंग है, तो एक जगह सेलिंग नहीं होता, कोस्ट होता। वैसे मैं आपको बताती हूँ कि ये क्वेश्चन अगर सेलिंग पे करना हो
ये हिंदी वाला सही है क्वेश्चन, यहाँ एसपी नहीं, कोस्ट नहीं, सेलिंग पे आएगा, ठीक है। सेल ऑफ ए कोस्ट 6 पेन्स। देखो यहाँ क्वेश्चन था 144 पेन बेचे, तो सेलिंग प्राइस ऑफ 144 पेन्स, मान लो 144 के ही बेचता है, ठीक है। तो अगर हमने ये माना कि एसपी है 144 पेन्स का 144, तो उसे लॉस कितना हुआ है, लॉस हुआ है एसपी ऑफ 6 पेन्स, ठीक है। यहाँ कोस्ट नहीं आएगा, यहाँ सेलिंग प्राइस आएगा। 6 पेन के बराबर उसे लॉस हो गया, तो एसपी कितना, मतलब अगर हम 1 रुपए का एक पेन मान रहे हैं तो उसे 6 रुपए का लॉस हो गया, ठीक है, 6 रुपए का लॉस हुआ। और अब कॉस्ट प्राइस कितना होता है, कॉस्ट प्राइस होता है सेलिंग प्राइस प्लस में लॉस, है ना। और अगर कॉस्ट प्राइस देखो, अगर 144 का सेलिंग प्राइस 6 का उसे लॉस हुआ, तो उसका कॉस्ट कितने की हुई, 144 में 6 जोड़ोगे तो 150, मतलब कि उसको 150 रुपए की वो चीज थी और उसे बेचता है तो उसे लॉस हो जाता है 6 रुपए का 144। अब उसने कहा व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ लॉस, लॉस की परसेंट, कितना लॉस हुआ है 6 रुपए का, कितने पे 150 पे, और इंटू में 100, तो 0 से 0 गया, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 5 2 जा 10, 4, तो इसका आंसर आएगा 4% का लॉस होता है। तो यहाँ पे डी आंसर आएगा, 4% का लॉस होता है। बस यहाँ पे आना चाहिए कोस्ट की जगह एसपी, तब आपका ये आंसर सही है, नहीं तो आपका ये आंसर गलत है, ठीक है। 118 119 क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 119 क्वेश्चन 119 क्या कहता है, एट व्हाट रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट विल बी 2/5 टाइम्स टू द ओरिजिनल सम इन 10 ईयर्स। एट व्हाट रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, रेट आपको निकालना है, ठीक है, रेट परसेंट आपको बताना है कितना होगा। सिंपल इंटरेस्ट विल बी 2/5 टाइम्स ऑफ द ओरिजिनल सम। ओरिजिनल सम मान लो पी है, ओरिजिनल सम क्या है, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल का 2/5 एसआई है, मतलब एसआई जो है वो 2/5 है किसका, प्रिंसिपल का, और कितने टाइम में, 10 साल में। तो एसआई का फॉर्मूला क्या होता है, पी इंटू आर इंटू टी बाई में 100। एसआई क्या है, 2/5 ऑफ प्रिंसिपल, प्रिंसिपल का प्रिंसिपल, रेट आपको निकालना है टाइम का 10 साल, नीचे आ गया 100, एक जीरो से एक जीरो गई, पी से पी गया, रेट निकाल दो यहाँ से, 5 कम 5, 5 दूनी 10, 2 ऊपर आया, तो 4% हो गया रेट। क्या आंसर आ जाएगा इसका, 4%। 119 का ए है क्या आंसर, 119 का, हाँ बिल्कुल 119 का ए आंसर है। 120 पे बढ़े तो इन हाउ मेनी ईयर्स, अब ईयर्स मतलब टाइम आपको निकालना है, कितने साल में इंटरेस्ट ऑफ 3000 विल बी 1080 एट द सिंपल इंटरेस्ट रेट ऑफ 12%। 120 क्वेश्चन कहता है कि एसआई हो जाए एक 1080 किसका, 3000 का, मतलब 3000 प्रिंसिपल है, एसआई सिंपल इंटरेस्ट हो जाए 1080, जब हम 12% का रेट ऑफ इंटरेस्ट लें तो कितने साल में जो सिंपल इंटरेस्ट है 1080 हो जाएगा 3000 का। तो सिंपल इंटरेस्ट का वही फॉर्मूला, देखो इसने एक ही टॉपिक उठाया और दो दो क्वेश्चन सेम सेम चिपका दिए। सिंपल इंटरेस्ट कह रहा है 1080 और प्रिंसिपल है 3000, रेट हमें इस बार दे दिया 12, टाइम इस बार नहीं दिया, नीचे 100, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो गई, अब एक और जीरो से एक और जीरो गई, अब नीचे बचा 108, नीचे 3, नीचे 12 और ऊपर टी, तो 12 12 9 सा, है ना, और 3 3 सा 9, टाइम 3 साल आ गया, टाइम आ गया आपका 3 साल, 3 साल के साथ मेरा ए आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ था हमारा मैथ्स का टॉपिक, सारे सॉल्व हो गए, मैथ्स के सारे क्वेश्चन हो गए सॉल्व। अब बढ़ते हैं हम कौन से सेक्शन पे, साइंस वाले सेक्शन पे। सो आई होप आप सबको मैथ्स वाले सेक्शन को करने में बड़ा मजा आया होगा। मैथ सेक्शन, सीडीपी सेक्शन, इंग्लिश सेक्शन, हिंदी सेक्शन, 4 सेक्शन हो गए, एक सेक्शन बचा है 5वां, थोड़ा सा संयम बनाए रखें, सिर्फ 30 नंबर साइंस वाले बचे हैं। जल्दी से ईवीएस वाले सेक्शन को देखते हैं, पहला क्वेश्चन आप सबके सामने, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट साइंस सेक्शन को अच्छे से करने के लिए। ईवीएस मींस एनवायरमेंटल साइंस। इन विच ऑफ द फॉलोइंग गार्डन कल्टीवेशन इज स्टडीड, कौन सा आपका गार्डन है, आपने देखा होगा ना, बोटेनी, कौन सा आपका उद्यान कृषि का अध्ययन किया जाता है, बोटेनी में, हॉर्टिकल्चर में, जियोलॉजी में या एंटोनॉमी। बहुत बहुत आसान क्वेश्चन, सभी को पता होना चाहिए। हॉर्टिकल्चर, क्या बोलोगे, हॉर्टिकल्चर में क्या होता है, गार्डन कल्टीवेशन इज स्टडीड। क्या आंसर करेक्ट है, हॉर्टिकल्चर। 122 एक साइंस की एक डेफिनेशन है, डेफिनेशन आपको ये बताना है कि ये डेफिनेशन किसके द्वारा दी गई। साइंस की डेफिनेशन क्या है, साइंस में भी डिफाइंड एज एन ordered knowledge of natural phenomena and the rational study of the relations between the concept in which those phenomena are expressed। तो ये जो डेफिनेशन है किसके द्वारा दी गई है, ये डेफिनेशन आपका डैम्पियर, डब्ल्यू सी डैम्पियर के द्वारा दी गई है।
फर्स्ट आंसर ही करेक्ट आंसर है। आगे है विच इज द प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग एनवायरमेंटल स्टडी। विच इज द प्रिंसिपल, इसमें से कौन सा लर्निंग एनवायरमेंटल स्टडी का प्रिंसिपल है? प्रिंसिपल ऑफ नेसेसिटी, प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी, प्रिंसिपल ऑफ रिलेशनशिप विद लाइफ, ऑल ऑफ दिस। तो यहाँ पे भी आपको पता है कि 3 प्रिंसिपल दे रखे हैं, चौथे में ऑल ऑफ दिस, तो सारे ही आंसर होंगे। आगे है 124 में विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिजायरेबल एम ऑफ साइंस एजुकेशन एट प्राइमरी लेवल। प्राइमरी मीन्स साइंस लेवल 1 पे छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए साइंस एजुकेशन में कौन सी डिजायरेबल एम होनी चाहिए? टू नो द फैक्ट्स ऑफ एंड द प्रिंसिपल ऑफ साइंस और उसकी एप्लीकेशन, टू नर्चर द नेचुरल क्यूरियोसिटी। बिल्कुल, बच्चे की नेचुरल क्यूरियोसिटी अगर प्राकृतिक जिज्ञासा बढ़ा दोगे तो उससे अच्छी कोई बात ही नहीं है। क्रिएटिविटी इन साइंस, एस्थेटिक साइंस, टेक्नोलॉजी, सारे पॉजिटिव हैं। इम्बेडाइड द वैल्यू ऑफ ऑनेस्टी, एम्बाइब, टू एम्बाइब द वैल्यूज ऑफ ऑनेस्टी मतलब ईमानदारी, और उसमें आत्मसात करना, किस किस को? ईमानदारी को, सत्यनिष्ठा, इंटीग्रिटी, कोऑपरेशन, सहयोग। तो सारे पॉजिटिव पॉइंट है, लगाओ ऑल ऑफ दीज वाला आंसर। 125 पे बढ़ते हैं। इन हाउ मेनी मेन स्टेप्स आर, देखो प्रोजेक्ट मेथड, ये क्वेश्चन रिपीटेड है। प्रोजेक्ट मेथड में आपका कौन कितने नंबर ऑफ स्टेप्स होते हैं प्रोजेक्ट मेथड में? 125 क्वेश्चन, पहले भी आया था ये क्वेश्चन 125 का। देखो इसके अंदर वैसे ये बेसिकली बात करें तो 4 आपके मेन स्टेप्स होते हैं प्रोजेक्ट मेथड में, लेकिन आप नेट पे अगर सर्च करके देखेंगे तो कहीं कहीं ना 6 भी दे रखे हैं। तो 6 भाई प्रोजेक्ट मेथड के मेन स्टेप्स 6 होते हैं। तो इसमें एग्जामिनर ने ए आंसर और डी आंसर दोनों को ही नंबर दिए थे, चाहे कोई ए लगा के आए चाहे कोई डी लगा के आए। ग्लोबल वार्मिंग की अगर हम बात करें तो कौन सी गैस है जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है? रिपीटेड क्वेश्चन, आपको पता है यहाँ से क्वेश्चन हर बार ही आता है। ग्लोबल साइंस आपको बताया भी था एक बार पहले ही मैंने, एचएसएससी की साइंस के सारे प्रीवियस ईयर पेपर कर लो अगर यहाँ पे साइंस में अच्छे नंबर लाना चाहते हो। ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन कौन सी गैस रिस्पॉन्सिबल है? कौन सी गैस रिस्पॉन्सिबल है ग्लोबल वार्मिंग के लिए? तो मिथेन भी है और कार्बन डाइऑक्साइड भी है। इसने मोस्ट नहीं पूछा कि सबसे ज्यादा जो गैस रिस्पॉन्सिबल है, इसमें सिर्फ गैस रिस्पॉन्सिबल है कौन सी, तो दोनों ही मिथेन और कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें भी जो बी लगा के आया जो सी लगा के आया उनको नंबर दिए गए। 127 क्वेश्चन पे बढ़े तो 127 है प्रिंसिपल ऑफ, ये आपको साइकोलॉजी पेडागोजी वाले सेक्शन में मिलेगा, जहां मैंने आपको प्रिंसिपल्स सिखवाए थे कि टीचिंग मेथड सिखवाए थे, स्पेसिफिक से जनरल कौन सा, इंडक्टिव मेथड कौन सा है, डिडक्टिव कौन सा है, जनरल से स्पेसिफिक कौन सा है, तो विशिष्ट से सामान्य की ओर कौन सा मेथड होता है? एनालिटिकल, ह्यूरिस्टिक, ह्यूरिस्टिक तो नहीं होगा, सिंथेटिक या इंडक्टिव। 127 तो नॉर्मल सी बात है, ये इंडक्टिव मेथड ही होता है जिसमें स्पेसिफिक से जनरल होता है प्रिंसिपल, और डिडक्टिव मेथड में होता है ये इंडक्टिव है। यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लो, चाहे इंडक्टिव होता है स्पेसिफिक से जनरल, विशिष्ट से सामान्य की ओर, डिडक्टिव में होता है जनरल से स्पेसिफिक, सामान्य से विशिष्ट की ओर। ले लो इसका स्क्रीनशॉट, करेक्ट आंसर है हमारा डी। 128 की बात करें तो 128 निकल गया ये रहा, टू क्रिएट इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट। अब ईवीएस एनवायरमेंटल स्टडीज बच्चे को पढ़ानी है। एक बार तो ईवीएस की ही डेफिनेशन, ईवीएस की फुल फॉर्म पूछी गई थी, तो यहाँ बच्चे एस की जगह साइंस लगाते हैं जो नहीं होता, एनवायरमेंटल साइंस लगा देते हो। नहीं, बोला जाता है कि ईवीएस साइंस पढ़नी है, साइंस पढ़नी, लेकिन ये साइंस नहीं होता, ये एनवायरमेंट स्टडीज होता है। एक बार तो यही आपसे ईवीएस की फुल फॉर्म पूछ ली थी, यहाँ के बच्चे आधे से ज्यादा एनवायरमेंटल साइंस लगा के आए थे, जो कि गलत हो गया था, नंबर कट गया था। ईवीएस की फुल फॉर्म है एनवायरमेंटल स्टडीज, ठीक है। एनवायरमेंटल स्टडीज में क्रिएट करना है इंटरेस्ट, बच्चे की रुचि उत्पन्न करनी है। इंडोवर क्लासेस क्या टीचिंग मेथड हो सकता है? इंडक्टिव या रिक्रिएटिव और गेम रिलेटेड। क्रैम, देखो क्रैमिंग तो होगा नहीं, इंडक्टिव डिडक्टिव भी नहीं होगा, क्योंकि इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड आप प्राइमरी लोअर क्लासेस पे नहीं बड़ी क्लासेस पे लगा सकते हो, तो बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्रैमिंग तो होता है रट्टा लगाना, ये तो बिल्कुल नहीं है। इंडक्टिव डिडक्टिव बड़ी क्लासेस में, गेम रिलेटेड और रिक्रिएटिव मनोरंजक और खेल संबंधी चीजों से आप साइंस को इंटरेस्टेड कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 129, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड क्वेश्चन पेपर। गुड क्वेश्चन पेपर की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए? गुड कैरेक्टरिस्टिक्स, गुड क्वेश्चन पेपर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी बताइए? वैलिडिटी होनी चाहिए, बिल्कुल वैधता, रेलेबिलिटी, तो बोथ ए एंड बी हो गया, तो नॉर्मल सी बात है बोथ ए एंड बी। बहुत आसान पेपर लग रहा है मुझे तो ये, जैसे इसमें तो बहुत सारे बच्चे पास हुए होंगे। विच इज प्रोजेक्टिव एड, अब प्रोजेक्टिव एड्स कौन कौन से हैं? बुलेटिन बोर्ड, ओएचपी, मॉडल और फ्लैनल बोर्ड। आपको ये वाला क्वेश्चन पहले लास्ट पेपर में भी, जो मैंने प्रीवियस ईयर पेपर एक और सॉल्व कराया इससे पहले 2012 का लेवल 2, वो वाला पेपर खोल के देखना साइंस इसमें, और उसमें भी ये फ्लैनल बोर्ड वाला ओएचपी बुलेटिन बोर्ड वाला क्वेश्चन आया हुआ था, थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज था।
इसमें कह रहा है कौन सा प्रोजेक्टेड एड है। 130 क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे ओएचपी, ओएचपी की फुल फॉर्म लिखनी है तो लिख लो ओवरहेड प्रोजेक्टर, ओवरहेड प्रोजेक्टर। ओएचपी आपका क्या है, प्रोजेक्टेड एड है, बी आंसर करेक्ट है। 131 क्वेश्चन पे मूव करें तो विच इज नॉट द करेक्ट, अब फैमिली की कौन सी करेक्टरिस्टिक्स नहीं है, विच इज नॉट द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ फैमिली। फैमिली की करेक्टरिस्टिक्स कौन सी नहीं है, एटलीस्ट टू डिफरेंट अडल्ट ऑफ डिफरेंट जेंडर लिविंग टुगेदर, टू इनकम the income of each member deposited separately, they use same house, food and perform common social activities, common responsibilities for security and children। कौन सी करेक्टरिस्टिक्स नहीं है आपको ये बताना है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट द करेक्टरिस्टिक्स। तो जो हमारा बी है, प्रत्येक सदस्य को आय भिन्न जमा की जाती है, ये आपकी करेक्टरिस्टिक्स नहीं है फैमिली की। 131 का बी आंसर करेक्ट होगा। 132 की बात करें तो व्हेन नेशनल चाइल्ड लेबर एलिमिनेशन अथॉरिटी वाज फॉर्म, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण को स्थापना कब दी गई थी, तो आपका इसका करेक्ट आंसर जल्दी से बताइए 1994 है, और एक ही है 1994 वाला ऑप्शन, तो यहाँ से हमारा करेक्ट आंसर आएगा 26 सितंबर 1994। इसने भी ये बच्चे ने लगाया है, इसका आंसर करेक्ट है, इनको मालूम था इस इंफॉर्मेशन के बारे में। 133 क्वेश्चन है, इन विच ईयर चाइल्ड मैरिज प्रिवेंशन एक्ट वाज पास। चाइल्ड मैरिज प्रिवेंशन एक्ट कब पास हुआ था, कब लागू किया गया था, कब पारित किया गया था। भारत में बाल विवाह निरोध अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था, बताइए। 2006, 8, 11, 1997, 1997। तो 2006 के अंदर पारित किया गया था। भारत में बाल विवाह निरोध अधिनियम जो पारित किया गया वो किया गया 2006। 134 क्वेश्चन है आपका, कौन सा करेक्ट नहीं है, मतलब ये दे रखा है टाइप ऑफ क्लोथ और ये दे रखा है स्टेट, कि कौन से क्लोथ हैं आपके, ये जैसे फिरान, फिरन, जम्मू कश्मीर, इस टाइप से आपको बताना है। कौन सा सही मैच नहीं है बताना है। 134 क्वेश्चन का आंसर बताना है, कौन सा सही मैच नहीं है। ठीक है, तो पहला आपका है फिरान, फिरन बोल सकते हैं, जम्मू कश्मीर, ये करेक्ट है। आगे है जो हमारा 134 बी ऑप्शन है, पानू भाजो, पानू भाजो जो है वेस्ट बंगाल, तो ये हमारा गलत है। यहाँ से इसका करेक्ट आंसर बनता है गोवा, तो ये गलत दे रखा है। आगे रहीदी हिमाचल प्रदेश करेक्ट है, फुलकारी पंजाब, ये तो बिल्कुल ही सभी को पता है करेक्ट है। तो कौन सा सही नहीं है, बी, और इसका सही आंसर होगा तो क्या होगा, गोवा। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फ्लोइंग स्टोन, कौन सा पत्थर है इसमें जो नॉट यूज फॉर फ्लोरिंग ऑफ द हाउस इन राजस्थान। राजस्थान, अब आपको पता है राजस्थान से 2-3 क्वेश्चन तो आते ही हैं, रीट का एग्जाम है तो राजस्थान के घरों में फ्लोरिंग होती है जो, उसमें कौन सा स्टोन नहीं यूज किया जाता, मार्बल, कोटा स्टोन, सैंड स्टोन, सोप स्टोन। 135, तो कोटा स्टोन किया जाता है, मार्बल का भी फर्श बनाए जाते हैं, सैंड स्टोन, सोप स्टोन जो है सेल खिड़ी जिसे बोलते हैं, घिया पत्थर, ये यूज नहीं किया जाता। 135 क्वेश्चन, ठीक है, नहीं किया जाता। सो आगे अगर हम बात करें तो विच टाइप ऑफ फर्टिलाइजर यूज्ड फॉर यूजफुल फॉर गार्डनिंग, गार्डनिंग के लिए कौन से तरीके का फर्टिलाइजर है जो सबसे ज्यादा उपयुक्त होता है। 136 का आंसर बताओ, यूरिया, सोडियम फॉस्फेट, वर्मी कंपोस्ट या डीएपी। 136 का अगर हम आंसर देखें तो सबसे ज्यादा यूजफुल जो है गार्डनिंग के लिए कौन से तरीके का फर्टिलाइजर, यूरिया। ठीक है, क्या आंसर करेक्ट हो जाएगा आपका, आंसर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। 137 पे बढ़े तो कौन सी बात सही नहीं है, यहाँ दे रखे हैं फेयर, कौन कौन सा फेयर लगता है, कौन कौन सी स्टेट में लगता है, तो कौन सा आपको बताना है गलत है। फर्स्ट है आपका अंबाजी मेला गुजरात लगता है, बिल्कुल सही है। माघ का मेला जो है उत्तर प्रदेश लगता है, बिल्कुल सही है। नैना देवी मेला जो है असम लगता है। 137 का यही गलत है, जो नैना देवी का मेला है असम में नहीं, हिमाचल प्रदेश में लगता है। कहाँ पे लगता है, असम में नहीं, हिमाचल प्रदेश में लगता है। ठीक है, तो हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा, सी आंसर, क्योंकि ये गलत बताना था। और बेनेश्वरी फेयर, बेनेश्वर बोल सकते हैं, बेनेश्वर मेला राजस्थान लगता है, ये भी ठीक है, तो ये वाला आंसर हमारा गलत है। वेयर, फिर से राजस्थान का एक और क्वेश्चन, वेयर राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स लोकेटेड, राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क कहाँ, केमिकल वर्क कहाँ स्थित है। 138 के अंदर आप बताएंगे, डीडवान, नागौर, बाड़मेर या परबतसर। कौन सा आंसर करेक्ट है, डीडवान। ठीक है, 138 का आंसर क्या करेक्ट है, फर्स्ट।
139 की बात करें तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कब इंट्रोड्यूस किया गया? भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 1986। अगर हम हमसे पूरी डेट पूछ ले तो 15 अप्रैल 1986, 15 अप्रैल 1986 में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इंट्रोड्यूस किया गया था भारत के अंदर। ठीक है, सी आंसर। 140 पे आए तो टोटल नंबर ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम राजस्थान। राजस्थान के टोटल नंबर ऑफ कुल राज्य के कुल लोकसभा सदस्यों की संख्या आपको बतानी है, तो हमारा इसका सही आंसर है बी 25। ठीक है, कौन सा आंसर सही है? बी 25। आगे है 141, वेयर विल बी यू फाइंड सिलिएटेड एपिथेलियम इन बॉडी ऑफ एनिमल्स। आपको बताना है पक्षमाभ उपकला प्राणियों के शरीर में कहाँ मिलते हैं? स्टमक, ब्रोकोली, एयर सैक या इंटेस्टाइन। 141 का आपका करेक्ट आंसर है श्वसनिका। श्वसनिका के अंदर आपका सिलिएटेड एपिथेलियम पाया जाता है इन द बॉडी ऑफ एनिमल्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट? कौन सा नहीं है सिंपल टिश्यू? कौन सा सिंपल टिश्यू नहीं है? जाइलम, कोलेनचिमा या स्क्लेरेंचिमा, पेरेंचिमा। बताइए। या काइमा भी बोल सकते हैं। सी च की साउंड ना देके इसको क की साउंड दी जा सकती है। कैसे भी बोल लो आप, वैसे प्रोनाउंसिएशन सभी अलग अलग तरीके से करते हैं, लेकिन वैसे जो इसकी एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन है वो क है। पेरन काइमा, स्कैलन काइमा, कालेन काइमा या जाइलम। ठीक है, ये एक्साइलम नहीं होता, इसको एक्स बोलते हैं कई, जाइलम, इसका एक्स साइलेंट होता है। जाइलम, पेरन काइमा, स्क्लेन काइमा या कॉलिन काइमा। 142 का तो पहला ही आंसर है जाइलम, ए इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, कौन सा सिंपल टिश्यू नहीं है? जाइलम सिंपल टिश्यू नहीं है। 143 की बात करें तो मलेरिया इज कोज्ड बाय। मलेरिया ये तो पता होगा, नॉर्मल सा क्वेश्चन है, पहला ही इसका करेक्ट आंसर है 143 का प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। क्या इसका करेक्ट आंसर है? 143 का। वैसे इसको आप पैरासाइट्स भी बोल सकते हैं, पैरासाइट्स। मलेरिया इज कोज्ड बाय, अगर पैरासाइट वर्ड आ जाए तो वो भी करेक्ट होता है। मलेरिया इज कोज्ड बाय पैरासाइट्स, ज्यादातर तो पैरासाइट आता है, लेकिन वैसे किसके कारण से होता है, इसका डीप नाम आ जाए तो प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। ये आंसर करेक्ट है। क्लियर। 144 पे बढ़े तो विच ऑफ द फ्लोइंग इज वन ऑफ द 3 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट ऑफ इंडिया। इसमें से कौन सा भारत के 3 जैव विविधता हॉटस्पॉट में से एक है? जो 3 आपके हॉटस्पॉट हैं इंडिया के बायोडाइवर्सिटी, उसमें से कौन सा इसमें से एक है? 144 अरावली पर्वत, अरावली हिल्स, खासी हिल्स, पहाड़ियां, नन ऑफ दीज या हिमालय। तो सभी को ही पता होना चाहिए इसका करेक्ट आंसर क्या है? 144 का हिमालयास। 145 स्किप हो गया, आगे आ गया स्टेट एनिमल ऑफ राजस्थान। ये सबको पता होना चाहिए, राजस्थान के 3-4 क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखिए। स्टेट एनिमल, स्टेट बर्ड और राजस्थान की जो जो चीजें इंपॉर्टेंट फेमस हैं वो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। स्टेट एनिमल ऑफ राजस्थान की अगर हम बात करें तो कौन सा है? कैमल। कौन सा है? कैमल। तो हमारा ऑप्शन करेक्ट हो गया सी। Concave mirror can form image when the object is placed very close to the mirror. Concave mirror can form image. Image बनाता है concave mirror when the object is placed very close to the mirror. कैसी image बनेगी? Real erect smaller, virtual erect magnified, virtual opposite smaller, real opposite smaller. 146 कैसी बनेगी? एक तो वर्चुअल और एक इरेक्ट और एक मैग्नीफाइड। कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा? बी। ठीक है, स्मॉलर 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 नहीं बनती, तो स्मॉलर से ही आप सारे ऑप्शन रिजेक्ट कर सकते थे। 147 आए तो विच इज द नॉट ए सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन। कौन सा एयर पोल्यूशन का कारण नहीं है? आपको पता है ऑटोमोबाइल्स तो बहुत बड़ा कारण है, वाहन तो, इंडस्ट्रीज तो बहुत ही बड़ा एयर पोल्यूशन का कारण है, सॉलिड वेस्ट, डस्ट पार्टिकल, डस्ट पार्टिकल भी एयर पोल्यूशन का ही कारण है। तो करेक्ट आंसर आ जाएगा सॉलिड वेस्ट। बहुत आसान था ये क्वेश्चन। वाहन, उद्योग, धूल के कण, तीनों है, सी नहीं है। कौन सी स्टेटमेंट सही है? ऑल मेटल्स आर टेंसाइल, तन्य होती हैं। ऑल नॉन मेटल्स आर टेंसाइल, कौन सी करेक्ट है? जनरली मेटल्स आर टेंसाइल, जनरली जो मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं? टेंसाइल। सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। लास्ट के 2 क्वेश्चन रह गए, बने रहिए। विच इज द नॉट ए रिन्यूएबल रिसोर्स इन राजस्थान। राजस्थान में कौन सा एक रिन्यूएबल रिसोर्स नहीं है? हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है, नेचुरल गैस, विंड एनर्जी, सोलर पावर। ये भी है, ये भी है। नेचुरल गैस की बात करें तो ये रिन्यूएबल रिसोर्स नहीं है राजस्थान में। 149 तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, विंड एनर्जी और सोलर पावर है, भी नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट? कौन सा नहीं है लिस्टेड एज वेटलैंड इन रामसर कन्वेंशन? भूलर लेक, रुद्र सागर झील और आपका केवला देव राष्ट्रीय उद्यान या फिर
जो फोर्थ ऑप्शन है वो है राजमंद झील। 150 का करेक्ट आंसर है राजमंद झील। क्या निम्नलिखित में से कौन सा रामसर घोषणा की सूचना के नाम क्षेत्र नहीं है? आपका यहाँ से करेक्ट आंसर बन जाएगा राजमंद झील। ठीक है, तो ये था आपका 150 क्वेश्चंस का सारा सेक्शन हमारा समाप्त होता है। यहाँ पे हमारे टोटल 150 मार्क्स में से आपका कितना स्कोर रहा, कितने क्वेश्चंस आपको आते थे, कितने नहीं आते थे, कितने आपने नई चीजें सीखी। ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। 2011 की करा चुकी, 2012 की करा चुकी, 2015 का लेवल 1 कर लिया, इसके बाद लेवल 2 करेंगे और उसके बाद 2 पेपर और बचेंगे। सो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और अभी तक एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है तो प्ले स्टोर से एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड करके अपने कोर्स में आप रीड के बैच में जुड़ सकते हैं। रीड के बैच में बहुत सारी अमेजिंग चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। यहाँ तो सिर्फ प्रीवियस पेपर सॉल्व हो रहे हैं क्योंकि इतना कंटेंट आपका यूट्यूब पे नहीं डाला जा सकता। तो एप्लीकेशन जब आप डाउनलोड करेंगे उसमें एक चीज़ आपको बहुत डिटेल से सभी टॉपिक वाइज लेक्चर्स, पीडीएफ, आपको प्रैक्टिस सेट, आपको टेस्ट, ईच एंड एवरीथिंग आपको वहाँ पे बैच में मिल जाएगी। सो बैच ऑनगोइंग है, जाके जुड़ सकते हैं। ज्वाइन जितना जल्दी करेंगे उतनी जल्दी आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इसका लेवल 2 के साथ। लेवल 2 में खूब अच्छे से फिर से इसकी वीडियो रहेगी आपके लिए, लाइव क्लास रहेगी। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में आप बता दीजिएगा और अगला लेक्चर जल्दी से जल्दी आ जाएगा आप सबके लिए। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। खूब अच्छे से तैयारी करिए रीट के लिए।